हेलो एवरीवन, कपिल तलरेजा दिस साइड फ्रॉम HGPA पुणे। तो आज हम CA फाउंडेशन पेपर दैट इज़ अकाउंट्स पेपर जो आप लोगों का कल हुआ था दैट इज़ ऑन द 24 जुलाई 2021 वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में मेरा ये डिस्कशन मैं आपके पेपर्स की बात करने वाला था, बट काफ़ी बच्चों के मैसेजेस कॉल्स थे, सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ ना, सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ ना। सो आई थॉट ऑफ पुटिंग द डिस्कशन राइट नाउ ओनली, बट आई विल स्टिल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग ये पूरा पेपर जो डिस्कशन रहेगा वो देखें, बट आप लोगों के पेपर्स के बाद। ठीक है, तो चलो डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपका जो पेपर आया था, अगर आप लोग पेपर देखोगे, अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा पेपर, तो मेरे हिसाब से आपके जो पेपर होने चाहिए था कुछ बोनस मार्क्स थे यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो आपके ट्रू और फॉल्स बोनस से कम नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। थियरी जहाँ पर वो बहुत घुमा के डाल सकते थे, उन्होंने काफ़ी इजी थियरी पूछी, एक 4 मार्क के लिए, एक 5 मार्क के लिए। सो ये 12 मार्क, ये 4 और ये 5 मार्क दैट इज थियरी क्वेश्चंस, ये एक्चुअल में बोनस ही थे। रेक्टिफिकेशन कंप्लीटली उन्होंने मॉड्यूल में से उठा के एक क्वेश्चन डाला, जो हम लोगों ने मैराथन में भी किया था, हमने रेगुलर लाइव लेक्चर्स में भी किया था, उसमें भी थे ये रेक्टिफिकेशन। सेम क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया था। BRS एक बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने 5 मार्क के लिए, एक बच्चों वाला ही क्वेश्चन था, सिर्फ 3 से 4 एडजस्टमेंट से और एक कैश बुक का बैलेंस निकालना था, बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, तो एक ये भी बोनस था। अगर आप कंसाइनमेंट की तरफ बढ़ेंगे, कंसाइनमेंट की तरफ, वो भी इतना कुछ टफ नहीं दिया था जो कंसाइनमेंट का लेवल हो सकता है। एक रेगुलर IP का दिया था उन्होंने, और वो भी नंबर ऑफ यूनिट्स दिया, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस निकालना बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़े आप लोगों को। तो कंसाइनमेंट के 10 भी आप लोगों के लिए बहुत ईजिली स्कोरेबल था। आगे बात करें, अगर NPO की बात करें, NPO की, तो NPO के 10 मार्क, ये 12th वाला क्वेश्चन भेजा था उन्होंने आपके फाउंडेशन लेवल का तो कुछ पूछा ही नहीं। मतलब अगर आपके स्टडी मटेरियल आप चेक करोगे, अगर आपके पास्ट पेपर्स चेक करोगे, RTPs चेक करोगे, जो लेवल उनका था वो लेवल तो पूछा ही नहीं उन्होंने, NPO एज इट इज दे दिया, राइट। एंड द वेरी मोस्ट, दो सबसे इंपॉर्टेंट जो था उसके अंदर, वो एक इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स 15 मार्क के लिए उन्होंने दिया, और हार्डली कोई एडजस्टमेंट दिया उसके अंदर, सिर्फ एक इक्विटी शेयर कैपिटल और उसका फाइनल कॉल, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। एक रेगुलर फोरफीचर, एक रेगुलर, मतलब ऐसा भी नहीं कि पार्ट रेशियो है, कुछ पूरा के पूरा रेशियो, पूरा के पूरा ट्रांसफर, मतलब इतना इजी पेपर था। अगर आप देखोगे तो ये वाले एक्चुअल में बोनस से कम नहीं थे। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन देखोगे तो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन थे, जैसे एक परचेज बुक भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन था, सिर्फ एक एंट्री थी उसके अंदर, हम देखेंगे अभी, तो एक एंट्री थी उसके अंदर से 5 मार्क के लिए। तो आप लोगों के लिए ये एक्चुअल में बोनस क्वेश्चन है, जितने भी हमने यहाँ पे मार्क्स देखे हैं ये बोनस क्वेश्चन हैं। एक्स्ट्रा क्या पूछा यहाँ पे, एक्स्ट्रा बच्चों को टफ क्या लग रहा था, वो आपका एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन उन्होंने फ्लिप दे दिया, जो कहीं पर पूछा नहीं था, आज तक पूछा नहीं है, कुछ तो भी नया दे दिया। बट उसमें आपको सिर्फ रेगुलर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना था और कुछ नहीं। स्टार्ट आपने बिजनेस किया, आपको पहले साल की बैलेंस शीट बना के देनी है, दैट्स इट, उतना ही करना था। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट दैट इज डबल एंट्री कंसेप्ट अगर आपके एकदम क्लियर है, तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन भी आप लोगों का टैली हुआ होगा, जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने तो वो छोड़ दिया है। खैर जितना मुझे पता चला है कि सर वो थोड़ा अलग था, तो हमने थोड़ा रिस्क नहीं लिया, हम दूसरे क्वेश्चन आते थे हमें, वो ईजी थे तो हमने कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम आज पूरे सेशन पूरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द डिस्कशन। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल ऑन रिटर्न बेस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और आर नॉट रिगार्डेड ऑन क्रेडिट सेल्स इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट। क्या बोल रहा है वो, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स इनिशियली। बट ये तो गलत है ना, हम तो रिकॉर्ड करते थे ना इसको, पहले सेल्स मानते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको क्या मानते हैं, अगर रिप्लाई नहीं आया तो अब हम मानते हैं सेल नहीं हुआ। नेक्स्ट, अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल। सेक्शन 53 पढ़ा था हमने, 53 के हिसाब से नॉर्मल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को हम शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं दे सकते, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 54 जो स्वेट इक्विटी के लिए था। मतलब कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन स्वेट इक्विटी में पब्लिक को नहीं कर सकते। तो ये भी, ये आंसर आपका ट्रू हो गया। कैसे, वो भी यही बोल रहे हैं कि कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू, यस दे आर नॉट अलाउड टू इशू, तो आप सेक्शन 53 का मेंशन जरूर करें वहाँ पे। आंसर्स हैं हमारे पास, खैर अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, यस, तो पहला आंसर आपका फॉल्स था, दूसरा आंसर ट्रू था। नेक्स्ट, warehouse rent for paid for storage of finished inventory should be included in the cost of finished inventory। वो क्या बोल रहे हैं, warehouse rent जब फिनिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है मतलब वो बोलना चाहते हैं आपके कि गोडाउन रेंट आप उसमें ऐड करोगे कि, तो आप याद करो गोडाउन रेंट कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग का या PNL का, तो आप बोलोगे सर PNL का आइटम है, फिर मैं ऐड कैसे करूँ। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं वो प्रोपोर्शनल ऐड होते हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ी ऐड होता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे, तो इसका आंसर फॉल्स रहेगा आपका। नेक्स्ट,
अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम। अब ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, ऐसा कभी सीखा ही नहीं हमने। कंपनीज एक्ट ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आप प्रेफरेंस नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। तो वहां पर वो क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट होल्ड, नहीं ऐसा गलत है, फॉल्स है ये। क्यों, ही कैन होल्ड इक्विटी शेयर ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगेन फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो तो कंटिन्यू कर सकता है ना, वो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। अब ये जब हम कैश बुक स्टार्ट करते हैं, सब्सिडरी बुक पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये सेंटेंस बताता हूँ, कैश बुक जो है हमारा दोनों है, सब्सिडरी भी है और प्रिंसिपल है। ऐसा क्यों, तो सब्सिडरी क्यों है, क्योंकि वो ऑब्वियसली सब्सिडरी बुक का एक पार्ट है, तो ऑब्वियसली सब्सिडरी तो है। बट अगर आपको याद होगा, परचेज बुक का बैलेंस कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में। सेल्स बुक का बैलेंस कहाँ जाता है, सेल्स अकाउंट में। परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस कहाँ जाता है, परचेज रिटर्न अकाउंट में। और सेल्स रिटर्न का अकाउंट कहाँ जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। मतलब उन सब बुक के बैलेंसेस अकाउंट में जाते हैं, लेकिन कैश बुक एक अकेली चीज है जहां पे सीधे उठा के आप ट्रायल बैलेंस में फिगर डालते हो। उसके लिए कोई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं, कैश बुक से ही हम डायरेक्ट, मतलब उसको हम लेजर भी मान के चलते हैं, और लेजर से ही तो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आते हैं। मतलब कैश बुक का बैलेंस अगर आप ट्रायल बैलेंस में डाल रहे हो, मतलब उसको आप लेजर भी तो मान रहे हो। इन शॉर्ट, लेजर क्या है, लेजर क्या रहता है, प्रिंसिपल बुक रहता है। यस, सो इट इज अ प्रिंसिपल बुक, सो इट इज ट्रू। तो आपके अगर हम आंसर्स पे ध्यान दें, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स पे, तो पहला आंसर क्या था आपका, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे 12 on 12 स्कोर किया होगा। रीजन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था उन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था उन्होंने, बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब ये क्वेश्चन हमने अच्छे से किया था कि एक्चुअल में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या रहते हैं। उन्होंने क्या पूछा था आपसे, बेसिक कंसिडरेशन, मतलब आप अगर उनको डिफरेंशिएट करते हो तो आपने क्या क्या कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस हमने कंसिडर करना चाहिए, आपने रिकरिंग नेचर उसका है कि एक बार आता है या बार बार आता है। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, क्या पर्पस से हमने वो यूज़ किया, उसको खर्चा किया, हमने मेंटेनेंस वर्क किया है या कुछ एफिशिएंसी बढ़ रही है उसकी, वो लिए। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, उस खर्चे की वजह से वो हमारा इफेक्ट बढ़ाएगा क्या, मतलब हमारा रेवेन्यू बढ़ने वाला है क्या उससे। नेक्स्ट, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, मतलब वो एक्सपेंस एक्चुअल में हमने प्रॉपरली कितना किया है, प्रॉपर हम कैलकुलेट कर पाते हैं क्या, ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। अब आपके माइंड में होगा सर हमने ऐसा नहीं लिखा, हमने तो अलग अलग किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग लिखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीनिंग लिखा, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन अगर आप लोग आपका स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे तो स्टडी मटेरियल ने आपको ये सॉल्यूशन दिया है। ये क्वेश्चन आपके प्योरली स्टडी मटेरियल में से एज इट इज स्टडी मटेरियल से उठाया गया है। तो वही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन 2-3 पॉइंट्स में भी और लिखा होगा, ये पॉइंट्स मेंशन किए होंगे, आपको यहाँ पे बिल्कुल 4 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक 11th बेस क्वेश्चन था, 11th बेस। और सोचो उन्होंने क्या पूछा है, मैं एकदम हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग। सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है, कोई अकाउंट बोला है क्या उन्होंने आपको, नहीं, ना ही उन्होंने आपको मशीनरी अकाउंट पूछा, ना ही आपको उन्होंने डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा। उन्होंने सिर्फ बोला मुझे बताओ पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना, बस इतना ही पूछा है। तो यहाँ पे चेक करो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म ऑन 1 अप्रैल वाज 2854, मतलब 28,54,000, 28,54,000 आपके पास पहले से था। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ दिस, मतलब इसी में से अ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 2,16,000 एज ऑन 1 अप्रैल वाज सोल्ड ऑन 1 जुलाई। वो क्या बोल रहा है कि इसकी एक बुक वैल्यू थी कितने की, 2,16,000 की। 2,16,000 का एक अलग पार्ट है जिसको आप बेच रहे हो, कब बेच रहे हो, 1 जुलाई, मतलब कितने महीने यूज करके, तो सोचो अप्रैल यूज किया हमने, मई यूज किया, जून यूज किया, दैट्स इट। तो हमने इसको कितना महीने यूज किया, 3 महीने, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। यस, प्लीज नोट करना है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट लॉस निकालने बैठा ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने बैठा हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए डेप्रिसिएशन। उन्होंने यहाँ पे क्लियर बोला है कि उनको सिर्फ डेप्रिसिएशन में इंटरेस्ट है, पूरे साल भर में आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया। तो बैलेंस अमाउंट जो भी रहेगा, जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा, क्या हमने बाकी का ये पूरा साल भर यूज किया, यस, तो ये बैलेंस अमाउंट जो रहेगा उस पर 12 महीने का डेप्रिसिएशन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जो पार्ट बेचा हमने उस पर कितने महीने का डेप्रिसिएशन, 3 महीने का। आगे वो क्या बोल रहा है, ऑन द सेम डेट अ न्यू प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर 458 एंड 22 वॉज स्पेंट ऑन इट्स इरेक्शन। मतलब आपका टोटल आपने जो मशीनरी नया परचेस किया, कब परचेस किया, 17 को ही परचेस किया। कितने में परचेस किया, तो कहना है से 458 प्लस 22, बिकॉज 22 इंस्टॉलेशन ऐड होता है, तो आपका कॉस्ट हो गया टोटल 480। अब मुझे बताओ 1 जुलाई से आपका 31 मार्च तक आप पूरा यूज कर रहे हो, लास्ट ईयर तक, मतलब 31 मार्च ईयर एंड तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, वो 9 मंथ्स। यस, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा, 9 मंथ्स का। ओके, आगे देखते हैं। ऑन 1 नवंबर अ न्यू मशीनरी वॉज परचेस्ड फॉर 560। 1 नवंबर मतलब आपने यूज कितना महीने किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने।
तो ये 5,60,000 पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा, सिर्फ 5 महीने का, दैट्स इट, 5 महीने का डेप्रिसिएशन। रेट कितना दिया उन्होंने, 15% पर एनम अंडर डीबीएम। 15% निकालना है आपने, बस जो भी वैल्यू है उसका 15% निकालो। तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास बैलेंस था, जो भी अमाउंट बैलेंस आ रहा था उस पर कितना परसेंट, 15% पूरे साल भर के लिए, यस। ये जो हमने बेचा उस पर कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ये 560 पे कितना, 5 महीने के लिए, और ये 480 पे कितना, 9 मंथ्स के लिए। चेक करते हैं सॉल्यूशन हमारा, प्लीज चेक करो। ये देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, ओनली डेप्रिसिएशन अमाउंट इज आस्क्ड, नो अकाउंट्स टू बी मेड, ओनली वर्किंग इज इनफ। अकाउंट्स बनाएंगे जरूरत ही नहीं है आपको। चेक करो, देखो क्या बोल रहा है वो, 2854 स्टार्टिंग में था, 216 आपका अलग पार्ट था, तो मैंने उसको क्या कर दिया, पार्ट ए कर दिया। तो पार्ट ए में आपके पास बचा कितना, 26,38,000। 2854 में से हमने कितना माइनस किया, यहाँ पे 2,16,000 माइनस कर दिया, ठीक है। तो बचा आपके पास 2638। क्या आपने पूरा साल भर यूज किया, बिल्कुल यूज किया, तो पूरा 15% साल भर के लिए रहने दो, ओके। तो वो आया 395,700। आगे की बात करते हैं, पार्ट बी आपने कब बेचा, तो आपने बेचा 1 जुलाई। कितने महीने यूज किया था आपने, 3 महीने। तो हमने क्या किया, 2,16,000 पे 15% 3 महीने का लगा, विच कम्स टू 8,100। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आपने परचेस किया था सेम डेट पे, मतलब उसको आपने 9 मंथ्स यूज किया था। अगर आप चेक करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी थी, वो 480। 480 कैसे आया था, 458 प्लस 22, 480 उस पर 15% 9 मंथ्स के लिए कितना आ गया, ये 54,000। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट मशीनरी आपने परचेस की थी 560 के लिए, और वो सिर्फ 2 महीने, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, 5 मंथ्स के लिए यूज़ किया मैंने, यहाँ पे बराबर शो किया 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स के लिए कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है यहाँ पे, 35,000। और आपको सिर्फ टोटल बताना था, यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया है, तो आप बोलोगे सर 492,800। आई होप बच्चों ने ये क्वेश्चन क्लियरली सॉल्व किया, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने थे आपको, सिर्फ नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करके आपको आंसर निकालना था, टोटल इस साल का मेरा डेप्रिसिएशन है कितना। क्लियर। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उन्होंने आपको दिया, रतन वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस। ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया आपका, राइट। प्लीज़ ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, बहुत बच्चे अभी भी गड़बड़ करते हैं। ये एफर्ट्स यहाँ पे अगर आप इतने एफर्ट्स डालते हो तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मिस्टर रतन वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू P&L अकाउंट। उसने क्या किया, उसने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया क्या, नहीं। मतलब उसका जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था, मान लीजिए ये ट्रायल बैलेंस है और यहाँ पे आपका टोटल है 1000 और यहाँ का टोटल आपका सिर्फ 800 आ रहा है, तो आपने क्या किया, 200 रुपये सस्पेंस में डाला क्या, नहीं। आपने यहाँ पे P&L को चार्ज कर दिया, मतलब आपने लॉस पकड़ के 200 रुपये P&L के डेबिट में डाल दिया। एक्चुअल में अगर आप सस्पेंस लेते तो कहाँ डालते, तो सस्पेंस अकाउंट अगर टैली नहीं होता है तो सस्पेंस का बैलेंस हम कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में। बट उसने बैलेंस शीट में डाला क्या, नहीं। उसने सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं किया, उसने क्या किया, रोट ऑफ द बैलेंस टू P&L, मतलब पूरा के पूरा डिफरेंस उसने P&L को चार्ज कर दिया, जो उसने गलत किया वो भी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो सस्पेंस में डालता तो वो जो भी इफेक्ट होता वो बैलेंस शीट में रहता, उसने पूरा के पूरा राइट ऑफ करके P&L में डाल दिया। इसका वो मतलब क्या बता रहा है कि इसका इफेक्ट वो P&L में दे चुका है, और P&L का इफेक्ट किस पे जाता है, P&L का नेट इफेक्ट किस पे जाता है, नेट प्रॉफिट आप कहाँ ऐड करते हो, कैपिटल में। मतलब जो भी इसका इंपैक्ट पड़ा वो वापस कैपिटल पे गया, राइट। तो लास्ट एंट्री जो आपकी सस्पेंस की रहेगी, मतलब सस्पेंस का भी जो बैलेंस बचेगा आपका, वो भी आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों, अगर आप यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करते, मान लीजिए लास्ट ईयर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करते, तो वो सस्पेंस आप कहाँ शो करते, सस्पेंस आप शो करते बैलेंस शीट में। उसने ऐसा किया क्या, नहीं। उसने P&L के में डाल दिया, P&L के डेबिट में या क्रेडिट में जो भी है P&L में डाल दिया। इसका नेट इंपैक्ट कहाँ पड़ता है, नेट इंपैक्ट कैपिटल पे पड़ता है, तो आपको वापस सस्पेंस का इफेक्ट आपको लास्ट में एंट्री कैपिटल इंपैक्ट पे, दैट इज कैपिटल पे देनी पड़ेगी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर, वर्ड इज नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर याद आ रहा है, नेक्स्ट ईयर जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, नेक्स्ट ईयर कैसे करते हैं, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं सारे रिप्लेस हो जाते हैं किससे, P&L एडजस्टमेंट से। किससे रिप्लेस होते हैं, P&L एडजस्टमेंट से। सारे नॉमिनल, मतलब आपके ट्रेडिंग P&L में जितने भी आइटम्स रहते हैं, आपके परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, रेंट, जो भी रहेगा आपका, दैट विल बी रिप्लेस थ्रू P&L एडजस्टमेंट। क्लियर। अगेन अगर आप ये देखोगे, ये क्लियर रिपीट एकदम डिक्टो क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है आपके मॉड्यूल से। ये क्वेश्चन हमने रेगुलर लेक्चर्स में भी लिया था, ये क्वेश्चन हमने मैराथन में भी लिया था, मतलब सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये एज इट इज है, सिर्फ उन्होंने अमाउंट थोड़े चेंज कर दिए, बाकी एंट्रीज पूरी सेम दी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर है, ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द फॉलोइंग द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। देखते हैं क्या बोल रहा है। परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹30,000। आपने स्कूटर परचेज किया, आपने कन्वेंस को डेबिट किया, गलत किया, रिवर्स कर दो। किसको डेबिट होना चाहिए था, स्कूटर को। स्कूटर को डेबिट करो। नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी, आप बोलोगे सर स्कूटर को डेबिट करो और कन्वेंस को क्रेडिट करो, लेकिन कन्वेंस आपका नॉमिनल है क्या, यस। नॉमिनल को किससे रिप्लेस करना है, एडजस्टमेंट से, तो आप बोलोगे सर स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट कितना 30,000, लेकिन उन्होंने 30,000 के बाद क्या बोला, 10% डेप्रिसिएशन भी बोला है ना आपको। डेप्रिसिएशन अगर आप वापस चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट में आना चाहिए। वापस से एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन टू स्कूटर,
तो आप बोलोगे सर डिप्रिसिएशन टू स्कूटर एंट्री आनी चाहिए कितने 3000 की, लेकिन डिप्रिसिएशन तो आपका नॉमिनल अकाउंट है ना, फिर से पीएनएल एडजस्टमेंट यस। तो अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो एंट्री स्कूटर को एक्चुअल में डेबिट कितना हो रहा है, आपने डेबिट किया 30, क्रेडिट किया वापस 3, अल्टीमेटली डेबिट कितना हुआ 27। तो आपने एंट्री कितने की नहीं चाहिए 27,000 की एंट्री क्या रहेगी आपकी, स्कूटर को डेबिट करो और पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रिएट करो। प्लीज एक बार चेक करते हैं यहाँ पे पहली एंट्री मोटर व्हीकल को आप डेबिट करो और पीएनएल को एडजस्टमेंट को क्रिएट करो, यहाँ पे 27,000 क्लियर। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारी, नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है परचेज ओवरकास्ट है, परचेज आपका ज्यादा है, मतलब आपका परचेज मतलब डेबिट बैलेंस ज्यादा है, उसको कम करने के लिए परचेज को क्रिएट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को, एंट्री क्या होनी चाहिए सस्पेंस टू परचेज, लेकिन परचेज बिंग नॉमिनल आप ट्रांसफर कहाँ करोगे, एडजस्टमेंट को, एंट्री क्या हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो चेक करते हैं सेकंड एंट्री सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट क्लियर। नेक्स्ट एंट्री अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स और रुपीज 20,000 वॉज एंटेड एज सेल्स। नॉर्मली हमारी क्या एंट्री होती है, जो सही है उसको जगह पे लिखो, जो गलत है उसको रिवर्स करो और पार्टी को डबल अमाउंट से करो, पार्टी को डबल अमाउंट से आएगा इफेक्ट। तो चेक करो एक्चुअल में क्या था वो परचेज, एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी परचेज की एंट्री होनी चाहिए थी, तो परचेज डेबिट करेंगे हम राइट, सेल्स नहीं होना चाहिए था क्रेडिट, सेल्स को भी डेबिट करेंगे, टू पार्टी को डबल करेंगे दैट इज मिक्सचर एक्स को डबल अमाउंट से करेंगे इंटू 2, लेकिन क्या परचेज और सेल्स मेरा नॉमिनल है दोनों यस, तो नॉमिनल को किससे रिप्लेस करना है पीएनएल एडजस्टमेंट से। आपकी एंट्री क्या बनेगी पीएनएल एडजस्टमेंट टू एक्स, अमाउंट कितना डबल, मतलब कितना अमाउंट लोगे 40,000, जाके चेक करते हैं एक बार यस। तो यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर एक्स 40,000 क्लियर। नेक्स्ट एंट्री फोर्थ वन रिसिट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर भास्कर। रिसिट है मतलब पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू ए, आपने जाना किसके अकाउंट में चाहिए था ए के अकाउंट में, ए के कौन से साइड में क्रेडिट साइड में, आप कहाँ चले गए बी के अकाउंट में चले गए। उसने ऐसा बोला कि बी के गलत साइड में चले गए, नहीं मतलब आप बी के सही साइड में गए होंगे, मतलब आपने एक्चुअल में लिखना यहाँ पे चाहिए था ए के क्रेडिट में, आपने गलती से बी के क्रेडिट में लिख दिया राइट। तो आप क्या करोगे बी को रिवर्स करो यहाँ पे और एक्चुअल एंट्री आपने ए को क्रेडिट करनी चाहिए, एंट्री क्या बन जाएगी आपकी बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। जाके चेक करते हैं बी अकाउंट डेबिट दैट इज भास्कर अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, जो भी उनके नाम थे रेस्पेक्टिव नाम्स थे बी और ए मैंने बोल दिया, बी इज भास्कर ए इज आनंद। नेक्स्ट रिसिट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर चंदू वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब सोचो रिसिट की एंट्री क्या होती है हमारी, रिसिट की एंट्री क्या होती है डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू चंदू, चंदू के कौन से साइड में जाना चाहिए था क्रेडिट में, वो कहाँ चला गया डेबिट में, मतलब गड़बड़ उसने सिर्फ चंदू के अकाउंट में किया। तो चेक करो आपने जाना चाहिए था चंदू के क्रेडिट में, यहाँ पे जाना चाहिए था, आप चले गए चंदू के डेबिट में, आपने यहाँ लिख दिया गलती से कितना 5,000, तो आपको वापस अब रिवर्स कितना करना पड़ेगा डबल अमाउंट, मतलब चंदू को क्रेडिट कितना करना पड़ेगा आपने 10,000, तो डेबिट किसको करोगे सस्पेंस। चेक करते हैं जाके सस्पेंस टू चंदू और अमाउंट यहाँ पे आपका डबल आ रहा है, अगर आप चेक करोगे 10,000 क्लियर। नेक्स्ट एंट्री मिस्टर 5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। अब ये क्या बोल रहा है कि मिस्टर रमेश हमारा एक डेटर था जिसको हम ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए, ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए मतलब एक ही साइड का इफेक्ट नहीं हुआ राइट, तो इसकी एंट्री क्या होगी अब उसको जाके लेके जाएंगे, एक्चुअल में ड्यू रहता है मतलब वो हमारा डेटर है, तो हमने डेटर को डेबिट करना चाहिए डेटर टू सस्पेंस। अब डेटर की जगह हम नॉर्मली क्या वर्ड यूज करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यू कैन इधर यूज द वर्ड डेटर टू सस्पेंस और यू कैन इधर वर्ड यूज द वर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स टू सस्पेंस। तो यहाँ पे आप रमेश नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप ट्रेड रिसीवेबल्स लिखोगे। किसी ने अगर रमेश भी लिखा होगा और बाय वे ऑफ नरेशन अगर उन्होंने डेटर लिखा होगा डेटर वॉज ओमिटेड बी पोस्टेड टू द ट्रायल बैलेंस, तो भी इंस्टीट्यूट ने आपको करेक्ट मार्क देना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। जो भी मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये मेरे व्यूज़ के हिसाब से दे रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट करेक्ट होने चाहिए। स्टिल आप लोगों का सजेस्ट बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, बट जहाँ तक मैंने सॉल्व किया है ये पेपर मैंने एकदम 100% क्लियर सॉल्व किया है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस द आंसर इज ट्रेड रिसीवेबल्स टू सस्पेंस 5,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम वॉज ₹20,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो ठीक है यार उसने ओमिट कर दिया तो अभी रिकॉर्ड कर लो। एक नॉर्मल सेल्स की एंट्री क्या रहती है, आप बोलोगे सर डेटर टू सेल्स, डेटर का नाम क्या है राम, तो आप बोलोगे राम टू सेल्स, लेकिन सेल्स तो ये है ना आपका नॉमिनल अकाउंट, तो अपने किसने रिप्लेस करना चाहिए पीएनएल एडजस्टमेंट से, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी राम टू पीएनएल एडजस्टमेंट। चेक करते हैं एक बार, यस राम टू पीएनएल एडजस्टमेंट 20,000। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ₹23,950 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एट 25,930। क्या बोल रहा है वो, आपने एक्चुअल में राइट अमाउंट कितना था, अमाउंट ऑफ 23,950 ऑफ परचेज, मतलब सही अमाउंट ये था, वॉज रॉन्गली पोस्टेड एट 25,930। ऑब्वियसली अगर आपका ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट में आपने क्या कर दिया गलत अमाउंट डेबिट कर दिया, कितना 25,930 लिख दिया। तो अब सोचो ज़्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, सर आप बोलोगे ज़्यादा लिख दिया क्योंकि लिखना 23,000 था कुछ, तो भी आपने 25,000 लिख दिया, तो रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करना पड़ेगा, जितना भी उनका डिफरेंस है, अगर आप चेक करोगे उनका डिफरेंस कितना रहा है 1980 का, तो आप 1980 उनको रिवर्स करोगे मतलब परचेज को क्रेडिट होगा। अब लेकिन परचेज अगेन नॉमिनल अकाउंट है, आपने रिप्लेस करना चाहिए पीएनएल एडजस्टमेंट से, एंट्री क्या बनेगी आपकी सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 1980। एक बार चेक कर लेते हैं,
यस, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट आपका 1980। अब अगर आप देखोगे आपके सारी एंट्रीज तो हो चुके हैं, उन्होंने पूछा है सजेस्ट द फर्दर रेक्टिफिकेशन, लेकिन यहाँ आपका प्रॉब्लम कवर नहीं हुआ। क्यों? एक बात तो हमने हमेशा सीखी है कि पीएनएल एडजस्टमेंट का हम जो भी बैलेंस रहता है वो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। पहली बात, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो भी बैलेंस रहेगा वो आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, ये पहली बात। लेकिन इस बार आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना था। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस उन्होंने क्लियर दिया था, एंड इट वॉज रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल अकाउंट। मतलब वो क्या बोल रहा है कि हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं किया था, हमने पूरा के पूरा पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया था, और पीएनएल का नेट इंपैक्ट कहाँ गया था? कैपिटल में। इसलिए आपका जो भी सस्पेंस में बैलेंस रहेगा उसका इंपैक्ट आपको कैपिटल में देना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं, हमने इनका आप अकाउंट बनाओगे, और अकाउंट बनाने के बाद हमने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, जहाँ पे आपको यहाँ पे बैलेंस मिला टू रतन्स कैपिटल 1,08,980। अब अगर आप इसकी एंट्री देखोगे, इसकी एंट्री क्या रहेगी? आप बोलोगे सर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रतन्स कैपिटल, तो आप बिल्कुल यही एंट्री करोगे। रतन कौन है? हमारा प्रोप्राइटर था। और जब आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो तो सस्पेंस अकाउंट में आपको इतनी सारी एंट्रीज मिल रही है और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इसकी एक पोस्टिंग करोगे यहाँ पे, तो एंट्री मिलेगी आपको रतन्स कैपिटल टू सस्पेंस, और अमाउंट कितना आएगा? 106,980। थोड़ा कंफ्यूजिंग अमाउंट है, अगर आप देखोगे अमाउंट थोड़ा सिमिलर देखना है आपको। क्लियर? तो जाके चेक कर लेते हैं एक बार। यस, पीएनएल टू रतन्स कैपिटल, ये एंट्री के बगैर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और 10 एंट्रीज हैं यहाँ पे, रतन्स कैपिटल टू सस्पेंस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया आपको? ये था आपका रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट उन्होंने दे दिया आपको कैश बुक का। कैश बुक का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया उन्होंने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इतना सिंपल नॉर्मली नहीं पूछना चाहिए, ये सी फाउंडेशन का स्टेज नहीं है, ये तो 11th का क्वेश्चन हो गया बीआरएस का। चेक करो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से दिया है। स्टार्ट पर उन्होंने दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आइडियली मैंने आपको पहले से कहा था, आप कुछ ऐड के आइटम्स रहेंगे, कुछ लेस के आइटम्स रहेंगे, और यहाँ पे एंड किससे करोगे आप? सॉरी, ऊपर उन्होंने पासबुक दिया है, एंड किससे करोगे आप? कैश बुक से। और आइडियली कौन सा बैलेंस आना चाहिए? क्रेडिट। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप प्लस माइनस कर लेते हो, मान लीजिए आपका यहाँ पे 5,000 है, आपका ऐड का टोटल आया 2,000 और आपका लेस आया मान लीजिए 9,000 या 10,000, तो आप क्या बोलोगे? +7 - 10 इज -3। जब ये -3 आ जाता है तो ये माइनस क्या करता है? जाके माइनस जाके इसको हिट करता है और ये वापस से डेबिट बन जाता है। ये हमने सीखा था। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। चलो डायरेक्टली सॉल्यूशन देखते हैं इसका, या फिर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यस, तो हमारा एरो क्या सेट हुआ था? हमारा स्टार्ट था हमारा डेबिट बैलेंस से, तो ये था आपका कैश बुक और ये था आपका पासबुक। जैसे हम स्टार्ट करते हैं हमेशा 1000, क्योंकि आपका स्टार्ट पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट क्या दिया आपको? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल? आप बोलोगे सर अनफेवरेबल। हमें एक्चुअल में जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था पासबुक से कैश बुक, लेकिन बीइंग अनफेवरेबल हम रिवर्स ले लेंगे। आपका एरो क्या रहेगा? कैश बुक से पासबुक, आपका एरो इस तरफ रहेगा। चेक करते हैं पहली एंट्री क्या बोल रहा है। अ चेक अमाउंटिंग टू 2,500 वाज डिपॉजिटेड ऑन 15th March बट द सेम वाज रिटर्न और फॉर विच नो एंट्री वॉज पास्ड। अब वो क्या बोल रहा है? हमने चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट पर वो बाउंस हो गया, रिटर्न आ गया। मतलब क्या? चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। तो हमने डिपॉजिट किया, हमने एंट्री नहीं की, डिपॉजिट करके हमने एंट्री किया, लेकिन रिटर्न आया इसका पता नहीं था हमें, तो हमने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा यहाँ पे। हमारे हिसाब से 1100 हो गया, लेकिन बैंक ने रिटर्न दे दिया, मतलब बैंक में पैसे आए क्या? नहीं आए, तो बैंक के हिसाब से तो 1000 ही चल रहा है। तो अब जल्दी बताओ 1100 को 1000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यस, माइनस करेंगे तो ये अमाउंट 2500 का यहाँ से माइनस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग मार्च 2 बिल्स अमाउंटिंग टू ₹2,500 एंड 500 वर कलेक्टेड बाय द बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। बैंक ने पैसा कलेक्ट किया, आपको बताया नहीं। बताओ, अब आपके पास बैलेंस था कैश बुक में 1000, पासबुक में 1000, बैंक ने मान लो 200 रुपये कलेक्ट किया, मतलब बैंक आपको पैसे दे रहा है, आपको तो ये बात पता ही नहीं थी। आप अभी भी बोल रहे हो 1000 रुपये बैलेंस है, लेकिन वो कितना बोल रहे हैं? 1200। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? ऐड कितना करोगे आप? ऐड 3000, क्योंकि यहाँ पे 2 बिल्स हैं आपके, तो आप ऐड कितना करोगे? 3000, तो यहाँ पे 3000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बिल फॉर ₹5,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी प्रीवियसली डिस्काउंटेड फॉर 4,800 वाज डिसऑनर्ड, द बैंक डेबिटेड एंड द एंट्री वाज नॉट पास्ड। वो क्या बोल रहा है कि आपका एक बिल था जो आपने पहले डिस्काउंट किया था, अगर पहले डिस्काउंट कर चुके तो आपका तो रोल था ही नहीं यहाँ पे, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि बैंक वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो सीधी बात है ना, बैंक आपका गला पकड़ेगी, बैंक क्या करेगी? आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगी। अब ये बात तो आपको पता ही नहीं थी पहले। ये कैश बुक और ये पासबुक 1000। अब बैंक ने क्या किया? आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, मान लीजिए 200 रुपये निकाल लिए, तो 200 आपके कम हो जाएंगे। ये बात आपको पता नहीं थी, आपके 1000 थे और यहाँ पे 800 हो गया बैलेंस। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो चलो माइनस करेंगे इसको भी। माइनस कितना करना है? 5000 या 4800? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बैंक आपसे कितना पैसा लेगा? बैंक बोलेगा कि नहीं आपका पैसा सामने वाले ने डिस्काउंट कर दिया, तो अब एक काम करो, डिस्काउंट छोड़ दो। नहीं, बैंक क्या बोलेगा? मुझे 5000 चाहिए, मुझे अभी के अभी पूरे 5000 चाहिए, वो पूरे 5000 निकालेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने आपको 2200 पहले कम दिया था तो आप भी 200 कम दो। नहीं, बैंक ड्यू डेट के दिन कितने पैसे लेने वाला था 20 से, जो सामने वाली पार्टी से 5000, तो वो बोलेगा मुझे 5000 चाहिए। इनफैक्ट वो कभी कभार तो नोटिंग चार्जेस भी देते थे, अब वो नोटिंग चार्जेस दिया नहीं आपको उन्होंने, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? माइनस करोगे इसको।
नेक्स्ट, अ चेक ऑफ रुपीज 1500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। कितनी गलतियां करेंगे हम कैश बुक में। वो बोल रहा है एक चेक, क्या था वो, अ चेक फॉर रुपीज 1500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस। डेबिटेड मतलब ऑब्वियसली हमने अगर यहाँ डेबिट किया तो पासबुक क्रेडिट करेगा ना। हाँ, तो अगर मान लीजिए मेरे पास 200 रुपये का चेक रहता, 1000 रुपीज़ है और यहाँ पे भी 1000 रुपीज़ है, ठीक है। अगर 200 का चेक है तो मैं नॉर्मली एंट्री करनी चाहिए 200 रुपये की, और यहाँ पे 200 रुपये की एंट्री करनी चाहिए। अगर ऐसा तो सब सही चल रहा था। गलती क्या की आपने डबल रिकॉर्ड कर दिया, मतलब आपने 200 रुपये और रिकॉर्ड कर दिया। बैंक थोड़ी ये गलती करेगा, आप गलती कर रहे हो। तो आपके हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 1400, और इसके हिसाब से हो गया 1200। आप क्या करोगे, लेस करोगे। लेस कितना करोगे, सिर्फ एक ही 200 रुपये, मतलब यहाँ पे अमाउंट कितना है 1500, तो आप 1500 लेस करोगे। चलो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे जाके। देखो आपने स्टार्ट किया डेबिट बैलेंस 3500 से, क्लियर, 3500 से स्टार्ट किया डेबिट बैलेंस से। ऐड किया कितना, सिर्फ 3000, एक ही फिगर ऐड किया, मतलब टोटल कितना हो गया आपका 6000। लेस करने में आपके 3 अमाउंट्स आए थे, कौन से, एक 2500, एक 5000 और एक 1500 रुपये, राइट। ये 15, ये 3 इफेक्ट्स आपके माइनस हुए थे। अब माइनस कितना हो रहा है, तो माइनस हो रहा है 9000 रुपये, मतलब 6500 में से 9000 माइनस करो, नेगेटिव फिगर आएगा क्या, यस आना तो नेगेटिव चाहिए था, लेकिन हम नेगेटिव लिखते हैं क्या, नहीं। हम क्या करते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे डेबिट का क्रेडिट होना चाहिए था, एक्चुअल में एंड कहाँ करना चाहिए था, क्रेडिट पे, लेकिन हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन जाके क्या हिट करेगा, इसको जाके हिट करेगा, और ये क्रेडिट का एक्चुअल में डेबिट बन गया, तो ये आपका बन गया फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का। मतलब आप बोल रहे हो बैंक में, आप बैंक को क्या बोल रहे हो कि मेरे 2500 पड़े हैं आपके पास, फेवरेबल मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में 2500 पड़े हैं, लेकिन बैंक का कुछ सोचना उल्टा है। बैंक बोल रहा है आपके नहीं, उल्टा 3500 रुपये आप हमको देने वाले हो, विड्रॉल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, क्लियर। चलो तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को ये 5 मार्क पूरे मिल जाए। नेक्स्ट, इन्वेंट्री का क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इन्वेंट्री का सिर्फ 1% निकालना था आपने, सिर्फ 1%। अगेन आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन रिपीटेड है, सिर्फ अमाउंट चेंज किया है, मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप मॉड्यूल ओपन करोगे, मतलब जिसने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ा था उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। एक बार चेक करते हैं क्या दिया। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ने उन्होंने क्या दिया है आपको, उसने दिया है कि आपका परचेस था 5 लाख रुपए और आपका ओपनिंग स्टॉक था निल। मतलब आइडियली अगर आप ये देखो आपका ट्रेडिंग, तो आपका ओपनिंग स्टॉक था 0 और आपका परचेस था 5 लाख, क्लियर। और सेल्स कितना दिया उसने, 7,50,000। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हम नॉर्मली किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपीज है। अब क्या करें हम इसका, तो क्या करना है, ऐसे मान लो कि इसको भी बेच दिया आपने, ऐसे मान लो आपने इसको भी बेच दिया। अगर आप इसको भी बेच देते तो आपका टोटल सेल कितना हो जाता, तो आप बोलोगे सर टोटल सेल तो मेरा 8,50,000 हो जाता, यस। और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाता, 0। हाँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पूरा बेच दो उसको। अगर आप पूरा बेच देते तो आपका सेल हो जाता 8,50,000 और आपका परचेज हो जाता 5 लाख, मतलब आपका जीपी कितना आ गया 3,50,000, यस 3,50,000। तो क्या आप परसेंटेज निकाल सकते हो 3,50,000 का। 3,50,000 मैंने किस पे कमाया, सेल पे 8,50,000 पे। तो अगर आप परसेंट निकालोगे इट विल कम अराउंड 41.1% कुछ तो भी, सम परसेंट। तो एक बार जीपी परसेंट मिल गया आपको, यस। मतलब सेल्स में से अगर मैं जीपी माइनस करूं कॉस्ट मिलेगा, हाँ, तो वही तो करना था आपने। चलो आओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपका सेल्स कितना था यहाँ पे, तो वो बोल रहा है सेल्स आपका था 7,50,000, क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस आपका 1 लाख। आप ऐसे ही मान के चलो कि इसको भी बेच दिया आपने, तो आपका टोटल सेल कितना हो गया 8,50,000। जबकि आपका ओपनिंग स्टॉक 0 था, आप परचेज कितना था 5 लाख, 5 लाख तो आपने कमाया कितना 3,50,000। ये मैं आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से बता चुका हूँ। ट्रेडिंग में समझना थोड़ा इजी हो जाता है, ये मैंने सिर्फ लिख के दिया आपको स्टेटमेंट में, क्योंकि आपके जितने भी इन्वेंटरी के क्वेश्चंस हैं उन्होंने ट्रेडिंग मेथड फॉलो नहीं किया, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट टी नहीं बनाया उन्होंने आपको स्टेटमेंट वाइज दिया है। तो मैंने आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज प्रेफर बताया आपको, लेकिन एक्चुअली अगर आप टी बनाओगे तो आपके लिए आंसर बहुत सिंपल था, उसको सिर्फ आपने मानना था कि वो भी सेल हो गया। ओके, 3.5 लाख कमाया। चलो चेक करते हैं परसेंटेज कितना हुआ, तो 3,50,000 डिवाइड बाई 850 आपका परसेंटेज आ गया 41.16। अब आपको करना क्या था, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था सेल प्राइस पे 1 लाख, उसमें से आप 41% जीपी माइनस कर दो, 41.176% आपको मिल जाएगा कॉस्ट, वही तो करना था। तो अगर हमने यहाँ चेक किया तो आपका कॉस्ट आया है 58,824 अप्रॉक्सीमेट जो भी है, क्योंकि यहाँ पे 176 था, आगे 176 के आगे और भी कुछ था, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया अप्रॉक्स, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एडीडी का। अब पता नहीं क्यों बच्चे बोल रहे थे सर ये क्वेश्चन थोड़ा आड़ा टेढ़ा था, हमारे मॉड्यूल में तो हमको इक्वल अमाउंट वाला सिखाया था, यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट आ गया। हमें एक क्वेश्चन है आपका मॉड्यूल में, अगर आप देखोगे दास ग्रॉस का, वहाँ पे उन्होंने 10,000 अमाउंट दिया था और रिपेमेंट 2,000 इक्वली था, वहाँ पे इक्वल अमाउंट था, और यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट है। तो क्या फर्क पड़ रहा है अनइक्वल अमाउंट में, हमारा आंसर क्या आता है, एवरेज यूनिट कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट एडीडी। तो कहने से इट इज बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट, ऐसे ही करते हैं क्या, बिल्कुल ऐसे करेंगे। अब आंसर आपका डेज में ना तो आप डेज ऐड करते हो, अगर आपका मंथ्स में आंसर है तो मंथ्स ऐड करते हो, अगर आपका ईयर्स में आंसर है तो ईयर्स ऐड करोगे, बस फर्क इतना ही है ना।
यहाँ पे उन्होंने ईयर वाइज दिया। अगर आप देखोगे 1 जनवरी उसने लोन लिया, रीपेमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो रीपेमेंट 1 जन, 1 जन, 1 जन, 1 जन, 1 जन। तो कहना है ऐसे जो अर्लीस्ट डेट पेमेंट की रहेगी वो फर्स्ट है, उसको बेस पकड़ लो। तो आप बोलोगे यस सर बेस पकड़ लो इसको। तो अब मुझे बताओ बेस डेट से बेस डेट तक कितने दिन रहते हैं, आप बोलोगे सर 0 ईयर्स, क्योंकि डेटा ईयर में चल रहा है ना। अब डेज में कैसे लूँ, डेज में लेते बैठेंगे पागल हो जाएंगे हम। 365 365 365 5 साल लेंगे तो ईयर्स ले लो, सबसे सिंपल तरीका है। 1 साल हो गया, ओके। फिर इसको कितने साल लगेंगे, 1 साल, इसको 2 साल, इसको 3 साल, इसको 4 साल। प्रोडक्ट निकाल सकते हो, हाँ सर प्रोडक्ट निकालना आता है ना हमको। 10,000 इंटू 0 करेंगे, 20,000 इंटू 1 करेंगे, 30,000 इंटू 2 करेंगे, 40,000 इंटू 3 करेंगे और 50,000 इंटू 4 करेंगे, हमारा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट आ गया, टोटल अमाउंट आ गया, क्या आप एवरेज यूनिट निकाल सकते हैं? वेल द आंसर इज यस। अब बात सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पे आपको ईयर्स डालना था, यहाँ पे ईयर्स डालना था। तो चलो हम सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। तो सॉल्यूशन में मैंने आपको 2 तरीके से समझाने की कोशिश की है, एक जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है और एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मेथड को चेक करते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, मैंने यहाँ पे लेट द बेस डेट भी दिया जो फर्स्ट पेमेंट डेट रहेगी, फर्स्ट पेमेंट, और मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम बेस डेट, मैंने वर्ड यूज किया ईयर्स, ठीक है। और मैंने आपको ये डेटा बता दिया, यहाँ पे डेटा मैंने आपको बता दिया 0 1 2 3 4, और मैंने प्रोडक्ट भी निकाल लिया, प्रोडक्ट आया 4 लाख और आपका आंसर आया 1,50,000 अमाउंट। और आप एवरेज डेट कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इट इज बेस डेट अपॉन टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। ईयर्स मैंने पर्पसली लिखा है यहाँ पे, डोंट फॉरगेट द वर्ड ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे डेज नहीं है, यहाँ पे ईयर्स है। क्लियर, ओके आगे देखते हैं। तो आपने यहाँ चेक किया, ये ईयर्स लगा दिया और आपका आंसर है 2.66। अब 2.66 ईयर्स क्या होता है, तो 0.66 ईयर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं आपको पूछूं आधा साल कितना होता है, 0.5 ईयर कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर 6 महीने होता है। 6 महीने बोलता ना आपने, 6 महीने कैसे किया, तो कहना है से आपने 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स आ गए। आप बोलोगे सर मेरे 6 महीने आ गए यहाँ पे, क्यों, 0.5 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 0.66 है, तो 0.66 का मंथ्स निकाल सकते हैं क्या, इंटू 12 कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 0.66 इंटू जब आप 12 करोगे आपको आंसर मिलेगा 8। मतलब आप जब मल्टीप्लाई करोगे 0.666666 इंटू 12 तो आपको मिलेगा 8 मंथ्स, मतलब 8 महीने का आंसर है। बस आपको 117 जो आपका बेस डेट था, जो आपका बेस डेट था उसमें 2 इयर्स 8 मंथ्स आगे जाना था। 2 साल आगे जाओगे तो आप बोलोगे सर 1117 से अगर मैं 2 साल आगे जाता हूं तो आपका आंसर आएगा 1119। ये तो आ गया, मैं 2 साल आगे, अब 8 महीने और आगे जाना है, तो जनवरी से 8 महीने और आगे जाओगे तो अगस्त खत्म हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 1 सितंबर, एंड दैट इज द ड्यू डेट, एंड दैट इज द ड्यू डेट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। ये तो हो गया ड्यू डेट की बात, हमने ड्यू डेट सीख लिया। ड्यू डेट बहुत सिंपल सा था, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट, बेस डेट में ऐड कर दो। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सोचो आपने लोन कब लिया, तो आपने लोन लिया 1/1/15 के दिन, आई एम सो सॉरी 16 था शायद क्वेश्चन में, यस 16 है यहाँ पे। तो 1/1/16 के दिन आपने लोन लिया। रीपेमेंट कब करने वाले आप, 1/9/19 को। तो आप रीपेमेंट करने वाले हो 1/9/19 को, तो कैन यू कैलकुलेट टोटल कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 16 से 17 एक साल, 17 से 18 दूसरा साल, 18 से 19 तीसरा साल, 3 साल और 8 महीने, 3 years 8 months। क्या मैं 8 को वापस ईयर्स में ले लूं, कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 3.66 आता है ना, वो तो ईयर्स, 8 डिवाइड बाय 12.66, तो कहना है 3.66 ईयर्स का आपको आंसर लगाना है। अगर बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज है, नहीं सर ये 0.66 नहीं समझ रहा है, 8 मंथ्स नहीं समझ रहा है, तो मंथ्स निकाल लो यार, मंथ्स निकाल लो। 2 years 8 मतलब आपको आगे कितना जाना है, आपको ब्याज कितना लगेगा, तो आपने जिस दिन लोन लिया और जिस दिन आप रिपेमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लोन ले रहे हो 1/4/18 के दिन और आप रीपेमेंट कर रहे हो आप 39/19 को, तो आप सोचो यहां से यहां तक पीरियड कितना हुआ, आप बोलोगे सर 1 साल पूरा हो गया 31 मार्च तक, और यहां से यहां तक 6 महीने हो रहे हैं, मतलब टोटल 1.5 साल का इंटरेस्ट पे करोगे ना। हाँ तो बस यही तो करना था। लोन कब लिया गया था, 1/16 को। आप रीपेमेंट कब कर रहे हो, आप रीपेमेंट कर रहे हो 1/9 को, 1/9/19 को। तो यहां से यहां तक कितने महीने होते हैं, तो यहां से यहां तक एक 17 होगा, एक 18 होगा, एक 19 होगा, मतलब 1/1/19 तक तो 3 साल हो गए, और आगे कितना जाना है 8 मंथ्स, तो कहना है से 3 years 8 months। अगर आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना है 3 years 8 months मतलब टोटल कितने महीने हो गए, आप बोलोगे 3 साल मतलब 36 महीने और 8 मतलब 44, तो आप 44 मंथ से भी आंसर निकाल लो 44 डिवाइड बाय 12 करके, तो भी आंसर आएगा। या फिर आप डायरेक्ट 3.66 यूज करो, मतलब 3 साल और 8 महीने, 8 महीने को हम क्या लिखते हैं 0.66 ईयर्स। चलो उतने का इंटरेस्ट निकालो। लोन कितना लिया था आपने, 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000, रेट कितना दिया था 12%, कितने का लगाओगे 3.66 का, तो टोटल ब्याज कितना पे करोगे 66,000 आप इंटरेस्ट पे करोगे। और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ एक क्रॉस चेक करने के लिए आपको एक वर्किंग टेबल बना के दिया है। अगर आप ये वर्किंग टेबल समझते हो तो आपको ईजी हो जाएगा एग्जैक्टली लोन आप इंटरेस्ट पे कैसे करते हो। तो मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया, ठीक है 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया, और
1 महीने बाद 1 मंथ बाद आपने 20,000 रीपे कर दिया, पे कर दिया, तो आपको अभी 1 महीने का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना उसको 1 लाख पे। हाँ, आप बोलोगे सर बराबर है ना, एक लाख पे मैंने इंटरेस्ट देना चाहिए 1 महीने का 1 लाख पे, मान लीजिए 10%, तो आप बोलोगे सर 1 लाख पे 10% लगाओ और 1 महीने का लगा दो आंसर, इतना इंटरेस्ट में पे करने को रेडी हूँ बिकॉज यू हैव यूज्ड 1 मंथ। ठीक है, इसके बाद आपने लोन पूरा रिपे कर दिया क्या? आप बोलोगे नहीं सर लोन रिपे कहाँ किया मैंने, 20,000 पे किया ना, बाकी पे करना बाकी है ना। तो बाकी कितना बाकी है? 80,000। तो 80,000 पे तो लोन चलता रहेगा ना, आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा ना। तो बस वही हिसाब है यहाँ पे। अगर आप चेक करोगे आपने स्टार्टिंग में लोन कितना लिया, तो आप बोलोगे सर 1.5 लाख रुपए। रीपेमेंट कब हो रहा है? अगर आप स्टार्ट किया आपने 11/16 को आपने लोन लिया, लोन टेकन है, तो रीपे कब कर रहे हो आप? 11/17 के दिन, मतलब 1 साल बाद। अगर आप 1 साल बाद रिपे कर रहे हो तो चेक करो 1 साल का ब्याज भी तो लगेगा ना। तो 1,50,000 पे एक साल का ब्याज कितना होता है 12% पे? तो आप बोलोगे 18,000। तो आपका टोटल अमाउंट कितना देना बाकी है? तो आप बोलोगे सर 1.5 लाख ये प्लस 18,000, टोटल कितना हो गया? 1,68,000। यस। रीपेमेंट कितना बोला था उसने अमाउंट दिया था आपको 10,000 पहला, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल थोड़ी देगा, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट कितना था? 18,000, मतलब टोटल रीपेमेंट कितना होगा? 28,000। अमाउंट गिवन जो आपका अमाउंट 10,000 था प्लस आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है। मतलब अगर आप यहाँ जाओगे बैंक को बोलोगे एक काम करो 20,000 ले लो अभी और यहाँ से आगे 80,000 पे ब्याज लगेगा ना, बैंक क्या बोलेगा? अरे भाई रोक, ये 20,000 पे इंटरेस्ट कौन देगा मुझे? पहले ये 1 महीने का इंटरेस्ट क्लियर करो 1 लाख पे, उसके बाद 80,000 पे ब्याज चालू होगा। तो वहां पे वही बात चालू है कि आपने अगर 10,000 का पेमेंट किया तो 1 साल में आपको ये 1.5 लाख का इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। यस। तो आपने इंटरेस्ट पे किया तो और आपने 28,000 पे किया। अगर मैं यहाँ टेबल चेक करूं तो 168 में से, जस्ट 1 सेकेंड, यस 168 में से 28 आपने पे किया, 10,000 आपका अमाउंट और इंटरेस्ट। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर सब दे दिया है, ऊपर ये इंस्टॉलमेंट्स कैसे आए कैसे निकाला, तो ये आएगा 140। अगली बार 140 पे इंटरेस्ट लगेगा आपका, क्योंकि अब 1 लाख में से 20,000 पे हो गया तो 80,000 पे ब्याज लगेगा, तो यहाँ पे 140 पे इंटरेस्ट लगेगा। 140 पे 12% लगाया, फिर अगेन वही रिपेमेंट शुरू किया। उन्होंने यहाँ पे 20,000 दिया था, पहले 10,000 पेमेंट दिया था, फिर 20,000 पेमेंट दिया था, तो 20,000 प्लस इंटरेस्ट, 20,000 प्लस 16,800 कितना होगा? 36,800। ऐसे करते करते आप लास्ट ईयर तक पहुंचोगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट वैसे भी 36,000 आता। मतलब यहाँ पे एवरेज यूनिट का कंसेप्ट क्या था? दे वर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप धीरे धीरे पेमेंट करते हो तो आप इंटरेस्ट कितना पे करने वाले थे? 66,000। तो अगर आप धीरे धीरे पे नहीं करते और एक ही दिन पूरा पे करो सो दैट उतना ही इंटरेस्ट अमाउंट है, वो बोल रहे हैं वो ऐसे कौन से दिन है, तो वो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे पेमेंट मत करो, एक ही दिन पे करो और ऐसे दिन पे करो कि आपको इंटरेस्ट 66,000 ही आएगा। तो हमने वही डेट निकाला यहाँ पे कि 1919 के दिन अगर मैं पूरा रिपेमेंट करता हूँ एक साथ 1,50,000 पूरा वन शॉट, तो 150 प्लस 66,000 ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो आप धीरे धीरे पेमेंट करे थे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, वो आप वन शॉट पेमेंट करोगे तो आपको वैसे भी 66,000 तो ब्याज लग ही रहा था, तो ऐसे भी आपको 66,000 ही ब्याज लगेगा। इसको बोला जाता है एडीडी, दैट इज द एवरेज ड्यू डेट। मतलब आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा अगर वन शॉट पेमेंट देते हो तो भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो मेरे रिवीजन लेक्चर्स अपलोडेड है सेल ऑन अप्रूवल पे उसमें का क्वेश्चन है, प्लस आप लोगों के मॉड्यूल का एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्होंने सिर्फ नाम चेंज दिया है। तो अगर आप चेक करोगे सेल ऑन अप्रूवल का, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से इज ABC Limited supplied goods on sale or return basis to customers. Goods are returned within 15 days from the date of dispatch, failing which it is treated as sales. मतलब अगर 15 दिन में अगर सेल हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बस हम सेल मान लेंगे। ठीक है। The books of ABC Limited are closed every 31st March. The particulars of the same are as under. चेक करते हैं क्या बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि 10 मार्च को आपने सेल किया, 15 दिन का टाइम ग्रेस पीरियड देंगे। आगे वो क्या बोल रहा है? नो इन्फॉर्मेशन रिसीव टिल 31st मार्च। 31st मार्च तक सामने वाले ने जवाब ही नहीं दिया, हम क्या मानेंगे? 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन मतलब कितने दिन? तो आप बोलोगे सर 25 तारीख, हमने तो 25 तारीख को सेल मान लेना चाहिए इसको, राइट। आगे देखते हैं। 12/3 को उसने 15,000 दिया और पूरे के पूरे 16,000 रिटर्न कर दिया, तो कहने से पूरे के पूरे 16,000 रिटर्न हो गए। यस, तो टाइम पीरियड में रिटर्न कर दिया तो हम इसको रिटर्न में डाल देंगे। ओके। 15/3 को आपने 40,000 का सेल किया, गुड्स वर्थ ₹8,000 रिटर्न ऑन 23, उसमें से 8,000 के गुड्स रिटर्न आ गए, तो कितने के गुड्स अप्रूव हो गए? तो आप बोलोगे सर 32 के अप्रूव हो गए, तो कहने से 32,000 सेल हो गया। यस, 32,000 सेल हुआ, 8,000 रिटर्न आ गए। आगे देखते हैं। 20 मार्च में 10,000 का सेल हुआ, गुड्स रिटेन्ड, वो बोल रहा है गुड्स सेल, वो सामने वाला पार्टी ने कॉल करके बोला हाँ हम गुड्स रख रहे हैं, तो ठीक है ना, सेल मान लें। यस। अगला 25/3 का, वो भी बोल रहा है कि मैं सेल मान रहा हूँ, 28 तारीख को उसने कॉल किया, यस मैं गुड्स रख रहा हूँ, ओके सेल मान लो। आगे 33/21 में वो बोल रहा है कि नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड,
तो क्या हमारे ईयर एंड तक 15 दिन का टाइम पीरियड हुआ है? वेल द आंसर इज नो, इसका टाइम पीरियड नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 35,000 को बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे कि ये 35,000 का हिसाब अभी हम नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज बैलेंस कैरी डाउन। आगे वो देखो क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, दैट इज द गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, एंड सेकंड इज गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो टोटल अकाउंट मैंने आपको मैराथन में सिखाया था, दैट इज हमारे रिवीजन लेक्चर्स में, एक बार चेक कर लें अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने बनाया है आपके लिए। तो आपको पहले क्या करना था, पहले आपको सिर्फ ये पहले 4 कॉलम पे ध्यान देना पड़ता है। पहले 4 कौन से, डेट, कौन से दिन सेल हुआ, कौन सी पार्टी को सेल हुआ, एलएफ और कितना अमाउंट था, ये हो गया सेल। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 10 तारीख में से 15 दिन में हमने सेल मान लिया ना, तो किसको सेल मान रहे हैं वो सेल कॉलम में लिखो, जिसको रिटर्न मान रहे हैं वो रिटर्न कॉलम में लिखो। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट वाली एंट्री सेल की थी, सेकंड वाली रिटर्न की थी, थर्ड वाली एंट्री में कुछ रिटर्न था कुछ सेल्स था, तो 40,000 में से 32,000 सेल में लिखो, 8,000 रिटर्न हो गया। अगले जो 2 थे उन्होंने रिटेन किया मतलब वो दोनों हाँ बोला, यस गुड ओके हम ले रहे हैं। नेक्स्ट 35,000 की डेट थी 30 मार्च। 30 मार्च के बाद 15 दिन हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि 31 मार्च इज द क्लोजिंग डेट। इसके बारे में हम अभी फिलहाल कुछ जज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको पेंडिंग रहने दिया। यहाँ देखोगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे पेंडिंग रहने दिया। ओके, तो मैंने इससे हमसे टोटल कर लिया। अब आपको करना क्या रहता है, ये अकाउंट में आपको सिर्फ ये 3 टोटल्स पिक करना रहता है, दैट्स इट। ये अकाउंट जो आप नेक्स्ट अकाउंट बनाओगे आपको सिर्फ 3 टोटल्स पिक करना रहता है। आपने सेल माना, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, तो टोटल कितना था, आप बोलोगे सेल 147। क्या सेल का क्रेडिट बैलेंस रहता है, आप बोलोगे हाँ सर सेल तो क्रेडिट में आता है, तो 147 क्रेडिट में आ गया। उसके बाद जो सेल हो गया उसको सेल एक्चुअल में मान लो, जो सेल रिटर्न हो गया उसको रिटर्न में मान लो, और जो बैलेंस बच गया 35,000 का हिसाब नहीं था ना हमारे पास अब तक, उसका अप्रूवल है या नहीं है, तो वो वहां पर आ गया। तो जो सेल हो गया उसको एक्चुअल सेल मान लिया हमने, जो रिटर्न आया उसको रिटर्न्स में डाल दिया, और जो बच गया उसको हमने बैलेंस कैरी डाउन में डाल दिया। बस इतना ही करना था आपने, आपको सिर्फ वो 15 दिन का टाइम पीरियड लेके आपने मानना था वो सेल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चल नेक्स्ट करते हैं। मैक्स केमिकल वर्क्स कंसाइंड 700 बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन्स to Raja Medical Stores at an invoice price of 1,68,000। नाउ सिर्फ एक बात समझो, उन्होंने आपको यूनिट्स दे दिए एंड यूनिट्स बेस आपका सबसे सिंपल बेस रहता है। क्या बोल रहा है वो, आपको 700 बॉक्स दिया है उसने, 700 बॉक्सेस, और आईपी कितनी है उसकी 1,68,000। तो आईपी ऑफ गुड्स सेंट कितना हो गया 1,68,000। क्या हमारा कंज्यूमर अकाउंट गुड्स सेंट आईपी से स्टार्ट होता है? यस, आईपी से स्टार्ट होता है। तो आईपी मिल गया हमें। अब परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज क्या बोला उसने 20% अबाउ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, मतलब 20% ऑन कॉस्ट। रेशियो मिल गया। अब ये रेशियो मैं आपको क्लास में बहुत बार समझा चुका हूँ, अगर आपको ध्यान में होगा ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स का वीडियो भी है अपलोडेड। तो यहाँ पे 20% ऑन कॉस्ट मतलब कितना, तो आप बोलोगे सर 1/5 ऑन कॉस्ट होता है ये, तो मतलब इसको हम 1/6 ऑन आईपी बोल दें। यस, 1/6 ऑन आईपी बोल दो आप इसको, तो सीधे 1/6 निकाले लोडिंग आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका 1/6 निकाल लो, तो 1/6 कितना आएगा, उसका 1/6 आ रहा है 28,000। तो कहने से कॉस्ट आया आपका 140। यस, एक बार ये फिगर आ गया आपके लिए, अब बहुत सिंपल है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट, 1/5 ऑन कॉस्ट इज 1/6 ऑन आईपी। मतलब एक बार आईपी आ गया, आपने लोडिंग इफेक्ट तुरंत निकाल लिया। हाँ, अब लोडिंग कितनी चीज़ों पे आता है, 2 बार। 2 बार किस पे आता है, एक बार आता है आपका गुड्स सेंट पे और लास्ट में आता है स्टॉक रिजर्व पे। ओके, आगे देखते हैं स्टोरी क्या बोल रही है। स्टोरी ये बोल रही है कि यहाँ पे उसने 14,000 खर्चा किया इंश्योरेंस पेड के लिए। किसने, कंजाइनर ने। कंजाइनर कौन है यहाँ पे, मैक्स केमिकल वर्क। हु इज कंजाइनी, राजा मेडिकल। ठीक है, राजा मेडिकल इज कंजाइनी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 14,000 हमने खर्चा भी किया, 700 गुड्स 700 बॉक्सेस भेजे भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टोरी। तो ये आपने कंजाइनर ने कंजाइनी की तरफ गुड्स गए, कितने यूनिट्स थे, यूनिट्स, तो यूनिट्स थे 700। कॉस्ट कितना था उसका, आप बोलोगे सर 140 आपने अभी निकाला, और आईपी कितना था उसका 168। क्लियर। और खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितना हुए 14,000। किसके एक्सपेंसेस, कंजाइनर की बात कर रहा है वो। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 50 बॉक्सेस वर लॉस्ट एंड द ट्रांसपोर्टर पेड रुपीज 22,000। क्या बोल रहा है वो, 50 बॉक्स आपके डैमेज हो गए और ट्रांसपोर्टर ने आपको 22,000 पे पे किया फॉर द लॉस। मतलब क्योंकि आपने रास्ते का इंश्योरेंस निकाला था, रास्ते में इंश्योरेंस था ना, हाँ, तो जिससे भी आपने वो 14,000 पे इंश्योरेंस आपने पे किया था, सामने वाली पार्टी ने आपको 22,000 रिफंड किए। ट्रांसपोर्टर पेड मतलब हमने पे नहीं किया, ट्रांसपोर्टर ने हमें पे किया, क्योंकि रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया ना, हमने इंश्योरेंस भी निकाला था गुड्स का। तो अगर रास्ते में कुछ गुड्स हो गया तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस का कुछ तो मिलना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टर ने हमें 22,000 ले लिया, हमने चुपचाप ले लिया। इसका क्या करना है, आप चुपचाप एबनॉर्मल अकाउंट बना के करेंगे। क्लियर, ये सिखाया था मैंने रेगुलर बैचेस में भी कि अगर इंश्योरेंस क्लेम या रिफंड कुछ मिलता है तो हम एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लेते हैं। ओके, अब सोचो रास्ते में डिस्ट्रॉय हुआ, तो रास्ते में 50 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए, रास्ते में 50 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए, 50 यूनिट्स। तो यहां तक कितने पहुंचे, तो आप बोलोगे 650 यूनिट्स पहुंचे।
मतलब अगर बी दैट इज कंजाइनी अगर खर्चा करेगा, कंजाइनी तो कितने यूनिट्स पे खर्चा करेगा, 650 यूनिट्स पे। तो कंजाइनी जो भी खर्चा करेगा उसके वेयरहाउस में रखने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे वो कितने यूनिट्स पे खर्चा करेगा, 650 पे। वेल दैट्स इट। अब मुझे बताओ, अब जब हम एबनॉर्मल लॉस वैल्यू करते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे। तो अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल ले तो भी चलता है। तो अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो तो 1,40,000 आपका टोटल था 700 यूनिट का, तो एक यूनिट का कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 200 रुपये एक यूनिट का आ गया। 1,40,000 डिवाइड बाय 700, एक यूनिट का खर्चा कितना हो गया, 200 रुपये। तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया, कहना है 50 यूनिट्स इंटू 200 दैट इज 10,000। यस। क्या कंजाइनर के प्रोपोर्शन खर्चे ऐड होने चाहिए, बिल्कुल ऐड होने चाहिए। कंजाइनर ने कितने पे खर्चा किया था, कंजाइनर ने, तो कंजाइनर ने 700 यूनिट्स पे 14,000 खर्चा किया, तो 50 यूनिट्स पे कितना, तो आप बोलोगे सर 1,000 रुपये। तो कहने से 11,000 आपका एबनॉर्मलस आ गया। यस, 11,000 एबनॉर्मलस आ गया। आगे स्टोरी की बात करते हैं। एबनॉर्मलस आ गया, मैं अगेन बोलूंगा ये 22 को मिक्स करने की कोशिश मत करो, इसको एबनॉर्मल्स अकाउंट में लेना। मतलब लॉस कितना हुआ, 11,000, सामने वाला पे कितना कर रहा है, 22,000। क्या हमारे लिए प्रॉफिट है, हाँ, मना करेंगे क्या उसको, नहीं मत दे, चुपचाप ले लेंगे हम। 22,000 हमने ले लिया। आगे बात करते हैं। द कंसाइनी टुक द डिलीवरी फॉर द रिमेनिंग गुड्स एंड इंकर्ड ₹9750 फॉर कार्टेज। कैरेज मतलब ये नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग है, तो आप बोलोगे सर नॉन रिकरिंग है तो रास्ते का खर्चा है ना, रास्ते में जो खर्चा होता है वो तो डायरेक्ट खर्चा होता है, नॉन रिकरिंग खर्चा रहता है, एक ही बार पे करेगा वो। तो ये प्रोपोर्शन खर्चे हम स्टॉक में ऐड करेंगे क्या, यस बिल्कुल करेंगे। रास्ते के खर्चे कितना है, 9750। आगे वो क्या बोल रहा है, द कंसाइनी सोल्ड 500 बॉक्सेस, उसको कितने मिले थे, 650। कितने बेचा उसने, 500 बॉक्सेस बेचा उसने। तो 500 बॉक्सेस फॉर 1,60,000 एंड इंकर्ड ₹6,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने किया उसने, एक्सपेंसेस 6,000, और बेचा कितने इसमें से 500 यूनिट्स। कितने में बेचा 500 यूनिट्स, 1,60,000 में, 1,60,000 में। अब कितने यूनिट्स बच गए, 700 गए थे, 50 रास्ते में जल गए, उसके पास पहुंचे 650 में से 500 यूनिट्स तो आपने बेच दिया, बचा कितना स्टॉक, 150। अब सोचो स्टॉक को आप कॉस्ट पे वैल्यू करते हो आईपी पे, आप बोलोगे सर आईपी पे वैल्यू करते हैं हम उसको, तो स्टॉक रिजर्व भी आता है, यस। तो वैल्यू किस पे करेंगे, तो कहना है ये प्रोपोर्शन 168 का लेंगे हम, यस। तो मैंने आपको ये भी सिखाया था कि आप लोग वर्किंग टेबल पहले बनाते हो। चलो वर्किंग टेबल चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने आप लोगों के लिए एक वर्किंग टेबल बनाया है, आप लोगों के लिए एक वर्किंग टेबल बनाया है, और वर्किंग टेबल अगर हो गया आपका तो ये आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। चेक करो क्या दिया मैंने, गुड्स एंड कितने थे, 700 बॉक्सेस। आपके पास आईपी था, यस 160। क्या आप आईपी से रिटर्न आके 16 निकाल सकते हैं, 16, तो 16 निकाला आपने, 28,000 लोडिंग आ गया, यस। आईपी में से 16 माइनस करो, आपको कॉस्ट आ गया, बिल्कुल आ गया। रास्ते में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए 50 यूनिट्स, कितने के, 50 यूनिट्स अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर आया 10,000। अब उसका आईपी पे आपका आंसर आएगा 12,000। अब 1/5 1/6 करके देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप वापस 1/5 ऐड करोगे, और रिवर्स आना है तो 1/6 माइनस करोगे, यही सीखा हमने लोडिंग में, यस। आगे देखते हैं, मैं पहले पूरा कॉस्ट खत्म कर देता हूँ। 140 के गुड्स गए थे, 10,000 के गुड्स रास्ते में जल गए, बचा कितना, 130 में से ये कितने बॉक्सेस हो गए, 650। 500 बॉक्सेस सेल हो गए, 500 बॉक्सेस का कॉस्ट कितना था, 1 लाख रुपए, यस। तो बचा कितना आपके 150 बॉक्स का कॉस्ट कितना था, 30,000। एक यूनिट का आपको याद आ रहा है 200 रुपये यूनिट था, यस। तो 30,000 आपके पास गुड्स बच गए, ये कॉस्ट पे। लेकिन हमें कॉस्ट वैल्यू नहीं करना है, हमें तो आईपी वैल्यू करना है। तो आईपी पे आ जाओ, तो 168 हो गया, लेस उसमें 50 बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गए, 156 बच गया। उसमें से 500 यूनिट्स का आईपी कितना था, 1,20,000, और आपके पास 36,000 बच गए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, तो ये तो लोडिंग रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व। अब आपका लास्ट चीज रह गई आपके स्टॉक वैल्यू करना। अब सोचो स्टॉक वैल्यू किस पे करोगे, 30 पे या 36 पे। आप बोलोगे सर 36 पे, स्टॉक तो हम आईपी वैल्यू करते हैं ना, और एबनॉर्मल लॉस किस वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे। तो एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे आ गया। आ जाओ आईपी की वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन खर्चे निकाले, अगर आप देखोगे आईपी ऑफ गुड्स अनसोल्ड 36,000, कंजाइनर के खर्चे ऐड होंगे, यस। कंजाइनर ने कितने यूनिट्स पे खर्चा किया था, पूरे 700 पे। कंजाइनर ने कितने पे खर्चा किया था, 650 पे। तो यहाँ देखो 700 बॉक्सेस पे 14,000, तो 150 बॉक्स पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया, 3,000। आगे कंजाइनी ने कितने खर्चा किया था, 650 पे 9,750 जो डायरेक्ट खर्चा था। तो 150 बॉक्स पे कितना, 150 कहाँ से आया, ये स्टार्टिंग में आपके 150 बच गया था ना, 150 यूनिट्स। तो मैंने यूनिट्स बेस ले लिया आपको यहाँ पे, तो ये आया आपका आंसर 2250। अल्टीमेटली स्टॉक कितना आया, 41,250। इसका स्टॉक रिजर्व हमने कितना निकाला था, 6,000। आ जाओ हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट पे। एक बार वर्किंग नोट पूरे रेडी हो गए तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बहुत इजीली बनाते हैं। तो चेक करो कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड हमने कहाँ से स्टार्ट किया, आईपी से, यस। हम 1 मिनट भी वेट नहीं करते हैं, ऑन द स्पॉट उसका लोडिंग इफेक्ट देते हैं। चेक करो हमने लोडिंग इफेक्ट दिया क्या कंसाइनमेंट का, यस 28,000। आगे फिर क्या किया, कंसाइनर ने खर्चा किया। कंसाइनर ने खर्चा कितना किया, 14,000। क्या नाम से लिखेंगे, टू कैश बैंक। खर्चा जो भी करेगा उसका नाम आएगा, यस।
उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हमने वर्किंग नोट 3 में बनाया, कितना 11,000 आया था, यस हमारा 11,000 आया था। आगे देखते हैं, फिर खर्चा किसने किया था, राजा मेडिकल ने। राजा मेडिकल ने कितना कितना खर्चा किया था, कैरेज का 9,750, सेलिंग एक्सपेंस 6,000 और कमीशन 6% देना था उसको 9,600। कमीशन हमने सेंटेंस क्वेश्चन पढ़ा नहीं, 6% कमीशन था उसका। आगे उसने सेल किया तो सेल आता है ट्रेडिंग कंसाइनमेंट क्रेडिट में, हमने सेल भी ले लिया, राइट। स्टॉक वैल्यू किया क्या हमने, यस स्टॉक की वैल्यू किया। क्या हमने इसका लोडिंग इफेक्ट देना चाहिए ऑपोजिट साइड में, यस हमने स्टार्टिंग में लोडिंग भी तो निकाल लिया था वर्किंग टेबल से। लोडिंग कितना था स्टॉक रिजर्व में 6,000, दैट्स इट। प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कितना रहा आपका, प्रॉफिट आया आपका 2698। बट दिस इज नॉट द एंड, ऑल्दो उन्होंने ये पूछा है, सिर्फ इतना ही पूछा है आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट ही पूछा था, बट आप लोग एबनॉर्मल्स अकाउंट बनाओगे। यहाँ पे एबनॉर्मल्स क्रेडिट है, तो नीचे जब एबनॉर्मल्स अकाउंट बनेगा तो वो क्या आएगा, डेबिट में आएगा। तो एबनॉर्मल लॉस आपके डेबिट में आप देखोगे, कंसाइनमेंट आपको 11,000 रुपये। रिवर्स में क्या आता है, हमें जो ट्रांसपोर्टर पे करता है, तो ट्रांसपोर्टर कितना पे कर रहा है, 22,000। तो कहना है से 11,000 की जगह 22,000 पे कर रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, यस। तो प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए, पीएनएल के क्रेडिट में, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में। हमने यहाँ लिखा टू पीएनएल प्रॉफिट, दैट इज 11,000। क्लियर, चलो तो कंसाइनमेंट के ये 10 मार्क कंफर्म हो गए आप लोगों के। आगे देखते हैं। नाउ दिस वाज द बाउंसर क्वेश्चन फॉर ईच वन ऑफ यू। जिसने बेसिक कंसेप्ट फॉलो किया उसने बिल्कुल टैली किया होगा। यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं था, आप लोगों ने सिर्फ आपके जर्नल एंट्री को ध्यान में रखना था। जर्नल एंट्री, एक नई बिजनेसमैन वो नया बिजनेस डालना चाहती है, फैशन डिजाइन जो भी डिजाइनर वेयर का, वो अगर बिजनेस ओपन करना चाहती है तो वो जो अपने बैंक से पैसा अपने बिजनेस के अकाउंट में लगाएगी उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर लोन लेते हैं तो लोन अकाउंट भी सिखाया था मैंने आप लोगों को। एक नॉर्मल लोन लेने की एंट्री क्या होती है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यस। और अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट की एंट्री क्या रहेगी, तो एंट्री रहेगी रीपेमेंट की बैंक लोन टू बैंक, इसके रिवर्स। अच्छा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट की एंट्री क्या रहेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपके लिए, हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस है। पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, आप बोलोगे सर पैसा जा रहा है, तो एंट्री क्या रहेगी, इंटरेस्ट टू बैंक। तो बस बेटा आपको इसी में ही खेलना था। अब क्या ये इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस है। कहाँ आना चाहिए, ट्रेडिंग में या पीएनएल में, आप बोलोगे सर पीएनएल में आता है, तो बस वही करना था आपने। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या बोल रहे हैं वो, हाँ बोल रहे हैं कि करुणा डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ फैशन गारमेंट्स अंडर द नेम ऑफ मेसर्स डिजाइनर वेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। क्या ये साल का पहला दिन है, यस साल का पहला दिन है। शी हैड सेविंग ऑफ अबाउट 10 लाख, उसके सेविंग्स थे, ये हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करे, उसके सेविंग्स थे। शी इन्वेस्टेड ₹3 लाख आउट ऑफ अ सेविंग एंड बोरोड इक्वल अमाउंट फ्रॉम बैंक। अब बताओ एंट्री क्या रहेगी, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो पहली एंट्री क्या करते हैं हम नॉर्मली, 3 लाख रुपए की एंट्री, जब वो पैसा बिजनेस में लेके आती है हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना, 10 लाख नहीं 3 लाख रुपए, और इतना ही अमाउंट वो बैंक से लोन भी ले रही है, तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक टू बैंक लोन, यस बैंक टू बैंक लोन। कितना, 3 लाख 3 लाख। मतलब आपने एक बैंक अकाउंट बनाना चाहिए, एक कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए, एक बैंक लोन अकाउंट बनाना चाहिए। ऑल्दो नॉट नेसेसरी बट बैंक अकाउंट, यस बैंक अकाउंट नेसेसरी है। आपको सिर्फ एक नॉर्मली कैश बुक बनाना था, एक बैंक अकाउंट बनाना था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल्स के हिसाब से, और जो भी इनके सेकंड इफेक्ट्स थे आपको सेकंड इफेक्ट्स हर चीज के देने थे, क्योंकि उन्होंने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया ना। आपको राइट फ्रॉम जर्नल एंट्री, जर्नल करो, लेजर से ट्रायल बैलेंस करो, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स, पूरा खुद बनाना था। तो इतना सब करेंगे क्या, नहीं इतना सब नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट इफेक्ट्स देंगे ना। अगर खर्चा है तो डायरेक्ट या तो ट्रेडिंग कराएगा या तो पीएनएल कराएगा, एसेट है तो एसेट में डालेंगे, और लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी में डालेंगे, बस वही करना था आपने। चलो चेक करते हैं आगे क्या बोल रहा है। She purchased a commercial space for ₹5 lakh. Commercial space मतलब कहना है, name the word building, asset purchase कर रहा है, yes. And further spent ₹1 lakh on its renovation to make it ready for business. वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 5 लाख रुपए हमने बिल्डिंग स्पेस खरीदा और 1 लाख रुपए इसको रिनोवेशन में लगाया। कहना है से मेरी बिल्डिंग 6 लाख रुपए की हो गई, यस बिल्डिंग 6 लाख की हो गए, खत्म पैसे 6 लाख रुपए, 6 लाख खत्म हो गए। स्टार्टिंग में बिल्डिंग आपने 3 लाख रुपए खुद का लगाया था, 3 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लिया, पूरे 6 लाख बिल्डिंग में लगा दिया, यस। एंट्री कह रही है कि बिल्डिंग परचेस करने की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलो एक बार आ जाओ बैंक अकाउंट पे, मैंने यहाँ पे बनाया है आप लोगों के लिए। तो एक देखो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बैंक अकाउंट बनाया है। तो बैंक अकाउंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो कहने से टू कैपिटल से 3 लाख रुपए स्टार्ट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया, साथ में और पैसा आया लोन से। तो अब यहाँ पे डेबिट हुआ तो कहने से उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट के क्रेडिट में जाना चाहिए। तो आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आना चाहिए, यस बाय बैंक 3 लाख रुपए। और एक लोन अकाउंट बनाया मैंने यहाँ पे बाय बैंक 3 लाख रुपए, राइट। आगे देखते हैं वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद उसने बोला बिल्डिंग परचेस किया, उसने बिल्डिंग कितने की परचेस किया, 6 लाख रुपए की। तो मैंने यहाँ पे दे दिया बाय बिल्डिंग 6 लाख रुपए, पैसा जा रहा है ना, क्रेडिट वोट गोज आउट, बस इसमें यही खेलना था, पैसा आ रहा है डेबिट जा रहा है क्रेडिट, तो मैंने 6 लाख रुपए डाल दिया। अब बिल्डिंग सोचो, बिल्डिंग कहाँ आना चाहिए, एक्सपेंस है क्या, वो नहीं, वो तो एसेट है, तो जाके एसेट में छोड़ के उसको बैलेंस शीट में, तो मैंने बिल्डिंग छोड़ दिया एसेट में 6 लाख रुपए में। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड बाय हर इन द फर्स्ट ईयर आर एस फॉलोस। उसने कहा कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है और कुछ इंटरेस्ट अमाउंट है, तो चेक करो प्रिंसिपल कितना है, 15,000 15,000 15,000 15,000, पूरे साल भर में कितना रिपेमेंट हुआ प्रिंसिपल का,
तो आप बोलोगे सर पूरे साल भर में 60,000 रिपे हुआ, तो चलो ये 60,000 का रिपेमेंट हो गया, एक नॉर्मल रिपेमेंट की एंट्री की, और ये पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, आप बोलोगे सर पैसा जा रहा है, तो बैंक के कौन से साइड में, क्रेडिट में, कौन किसको रिसीव हो रहा है, बैंक लोन को, यस एंट्री क्या रहेगी, बैंक लोन टू बैंक, हो गई 60,000। फिर इंटरेस्ट पे हो रहा है, इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है, इसका टोटल लगाएंगे हम, टोटल मैंने यहाँ किया है, एक बार चेक करो पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो आप बोलोगे सर पैसा जा रहा है, तो चेक करते हैं पैसा कितना जा रहा है। तो आई कैन से मेरा बैंक लोन को मैंने रीपे किया 60,000 रुपीज़, और मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया, तो मैंने इंटरेस्ट का हिसाब लगाया, टोटल हो रहा है 33,300। अब सोचो इनके सेकंड इफेक्ट्स, बैंक लोन बढ़ रहा है या बैंक लोन कम हो रहा है, तो आप बोलोगे सर बैंक लोन कम हो रहा है, तो कहने से बैंक लोन कम हो रहा है, बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, उसके डेबिट में इफेक्ट देना चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट है, तो मैं बैंक लोन के जाके डेबिट में इफेक्ट दे के आया 60,000 का। सो कैन आई नाउ से 3 लाख का लोन लिया था, 60,000 का रिपेमेंट हो गया, 2,40,000 अभी भी देना बाकी है, अभी भी देना बाकी है, मतलब कैन आई से इट इज अ लाइबिलिटी, यस। तो मैंने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसको बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाके शो कर दिया। अगर आप चेक करोगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी में, मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में बैंक लोन शो कर दिया 2,40,000। आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट आपके लिए क्या था, इंटरेस्ट वॉज ना एक्सपेंस, एक्सपेंस तो पीएनएल के डेबिट में आना चाहिए, यस। तो आ जाओ पीएनएल के डेबिट में, आ गए हम पीएनएल के डेबिट में, और हमने यहाँ लिख दिया टू इंटरेस्ट 33,300। क्लियर, बस आपको यही चीज करनी थी। आगे देखते हैं, In view of further requirements, she transferred ₹2 lakh from her saving account to the bank account of business. फिर से उसने 2 लाख रुपए लाए, तो कहना से जैसे एडिशनल कैपिटल और 2 लाख रुपए एंट्री क्या आएगी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आ जाओ बैंक के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में, तो बैंक के डेबिट में हम जाएंगे, यहाँ पे चेक करो बैंक के डेबिट में 2 लाख रुपए आए कैपिटल के नाम से, यस 2 लाख रुपए आए, और पैसा कहाँ जा रहा है, कैपिटल आ रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल के क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय बैंक 2 लाख रुपीज। आगे देखते हैं, She had paid security deposit of 7,000। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब एक्सपेंस है, एसेट है, डिपॉजिट एसेट होता है ना, एक नॉर्मल एसेट परचेस करने की एंट्री क्या रहती है, आप बोलोगे सर एसेट टू बैंक, पैसा जा रहा है, तो एसेट टू बैंक ना, बैंक के क्रेडिट में, और एसेट कहाँ शो करना चाहिए, बैलेंस शीट एसेट में, यस। तो आज बैलेंस शीट एसेट में शो करते हैं, तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट में पहले 7,000 रुपए डाल दिया टू सिक्योर बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट 7,000, और इसको जाके एसेट में बता दिया कि ये देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट 7,000। दो इफेक्ट देने चाहिए ना, एक क्रेडिट एक डेबिट, एसेट साइड आपका डेबिट होता है, यस एसेट डेबिट होता है। आगे देखते हैं, फर्नीचर फॉर ₹10,000 वॉज परचेज, 10,000 का फर्नीचर परचेज किया। अब नॉर्मल फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होती है, आप बोलोगे सर फर्नीचर टू बैंक, और फर्नीचर कहाँ दिखना चाहिए, एसेट में, यस एसेट में दिखना चाहिए। तो आ जाओ यहाँ पे एसेट में, फर्नीचर मैंने एसेट में दिखा दिया 10,000, और बैंक में से पैसा गया बाय फर्नीचर ₹10,000। नेक्स्ट, ऑल पेमेंट्स वो मेड बाय चेक एंड ऑल रिसिट्स इन कैश फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब वो क्या बोल रहा है, जितने भी पेमेंट हम चेक से पेमेंट करते हैं, मतलब कैश अकाउंट है नहीं यहाँ पे बाय बैंक, और अगर कैश आता भी है तो उसको बैंक में डाल देते हैं, तो कहने से मैं सिर्फ बैंक अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, यस। आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर हर बिजनेस शोड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब देखो क्या हो रहा है, टोटल सेल, अब सेल करोगे तो पैसा आएगा ना, एक नॉर्मल सेल की एंट्री क्या रहेगी, कहने से कैश टू सेल्स, बस सेल कहाँ आता है, ट्रेडिंग क्रेडिट में, हाँ कैश डेबिट में आएगा, यस। तो आ जाओ बैंक के डेबिट में, आ गए हम बैंक के डेबिट में टू सेल्स, और सेकंड इफेक्ट आपको ट्रेडिंग क्रेडिट में देना था सेल्स का, चेक करो यहाँ पे ट्रेडिंग क्रेडिट में हमने लिखा है क्या, यस ट्रेडिंग क्रेडिट में हमने लिखा है बाय सेल्स 20 लाख, बस आपको सिर्फ डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट देने थे और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, सर इलेक्ट्रिसिटी पैसा आ रहा है या जा रहा है, आप बोलो सर जा रहा है, पैसा जाने दो। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग में या पीएनएल में, पीएनएल में जाने दो, पीएनएल के डेबिट में 40,000। आगे कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड कहाँ है, पैसा जा रहा है बैंक के क्रेडिट में, और सेकंड इफेक्ट कहाँ आना चाहिए, ट्रेडिंग या पीएनएल, आप बोलोगे सर पीएनएल, आने दो पीएनएल में। एंटरटेनमेंट अगेन सेम पीएनएल के डेबिट में, मिसलिनियस अगेन सेम पीएनएल के डेबिट में, इनके सेकंड इफेक्ट्स कहाँ जा रहे हैं, बैंक के क्रेडिट में पैसा जा रहा है। नेक्स्ट, टोटल परचेस, परचेस कहाँ आता है, परचेस मतलब पैसा जा रहा है, तो बैंक के क्रेडिट में, परचेस कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग डेबिट में, यस तो ट्रेडिंग डेबिट में शो करेंगे। टेलीफोन चार्जेस, आप बोलोगे सर टेलीफोन चार्जेस पीएनएल का आइटम है, तो पीएनएल के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगेन पीएनएल का आइटम है, तो पीएनएल के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में। मेंटेनेंस चार्जेस अगेन पीएनएल के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, पेएबल मतलब अभी भी देना बाकी है, तो बैंक के क्रेडिट में आएगा क्या, नहीं पैसा दिया नहीं है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते थे आप, सर हम तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड करते थे, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में शो करते थे, अभी वही करेंगे। आज देखते हैं यहाँ पे, तो चेक करो यहाँ पे एक्सपेंसेस अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे 40,000 पेड था, 20,000 मैंने पेएबल बता दिया, आउट ऑफ कॉलम 60। सेकंड इफेक्ट लाइब्रेरी में आना चाहिए, तो सेकंड इफेक्ट लाइब्रेरी में आके देखते हैं, चेक करो सेकंड इफेक्ट लाइब्रेरी में हमने शो किया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल 20,000। आगे देखते हैं क्या है, शी विड्रू ₹5,000 बाय चेक ईच मंथ। अब ईच मंथ अगर फॉर पर्सनल यूज है, मतलब ड्राइंग्स है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, बोलो सर जा रहा है, जा रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल कम होगा, कम होगा, तो कैपिटल के डेबिट में आना चाहिए, यस। तो बैंक के क्रेडिट में आ जाओ, बैंक के क्रेडिट में चेक करो यहाँ पे ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स 5,000 इंटू 12, क्योंकि 5,000 पर मंथ था, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया 60,000। 60,000 कैपिटल कम करेगा, तो मैंने कैपिटल के ड्राइंग डेबिट में लिख दिया टू बैंक ड्राइंग्स, दैट इज 60,000। क्लियर। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोले डेप्रिसिएट करो बिल्डिंग को 5% और फर्नीचर को 10%। तो आ जाओ डेप्रिसिएट करते हैं, इसलिए मैंने पर्पसली उसको इनर कॉलम में रखा था,
अगर आप देखोगे यहाँ पे बिल्डिंग को मैंने 5% डेप्रिसिएट किया और फर्नीचर को मैंने 1000 डेप्रिसिएट किया 10% के हिसाब से। ये एजम्पशन नोट, एक नीचे एजम्पशन नोट भी डाला। एजम्पशन नोट क्या है? इट इज अज्यूम दैट दे आर परचेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के पहले दिन अगर आपने परचेस किया होगा तो ही आप पहले पूरे साल भर के डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप एजम्पशन लेते हो कि इट इज अज्यूम दैट फर्नीचर इज परचेज इन द मिड ऑफ द ईयर, तो आप उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, लेकिन एजम्पशन नोट रहना चाहिए। मेरा एजम्पशन नोट क्या है यहाँ पे? इट इज अज्यूम दैट द एसेट इज परचेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आगे देखते हैं। अच्छा, किसने एजम्पशन नोट नहीं लिखा हो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे क्या? वेल चांसेस येस हैं, क्योंकि ये बाउंसर क्वेश्चन था बच्चों के लिए, तो चांसेस हैं कि अगर आप लोग टैली करके होगे आपको क्वेश्चंस पूरे ग्रेस पे पूरे मिल जाएंगे 10 मार्क्स। आगे देखते हैं। तो इनका सेकंड इफेक्ट आना चाहिए डेप्रिसिएशन का। यस, डेप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है? पीएनएल में। आ जाओ पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल के डेबिट में 30,000 एंड 1,000, टोटल ऑफ 31,000। यस, उसके बाद क्या इफेक्ट करना था? उसके बाद आप क्या करते हो? सर आप हम तो बैंक बुक्स क्लोज करते हैं, तो क्लोज करो। देखो परचेज आ गया। लास्ट एडजस्टमेंट क्या दी थी? लास्ट एडजस्टमेंट दी गई थी आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स तो आप लोग बचपन से सीखते रहो, मतलब 11 से सीखते रहो। 11th में ट्रेडिंग क्रेडिट में और बैलेंस शीट एसेट में। आ जाओ ट्रेडिंग क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखा 5,50,000 और बैलेंस शीट में एसेट में जाके लिखा मैंने 5,50,000। हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। आप जीपी निकालो। तो जीपी आया हमारा 8,50,000। फिर ये जीपी यहाँ से इधर आएगा नेट प्रॉफिट, फिर हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट हमने निकाला 5,25,000। अब सोचो नेट प्रॉफिट आप क्या करते थे? सर नेट प्रॉफिट तो हम कैपिटल में ऐड करते थे। क्या हमने कैपिटल अकाउंट बनाया? यस, कैपिटल अकाउंट बनाया। तो कैपिटल में जाके ऐड करूँ? हाँ, ऐड कर दो। आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे बाय नेट प्रॉफिट और बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट। और अल्टीमेटली ये जो बैलेंस बच गया था ना, से ये टोटल लायबिलिटी में बैलेंस जाएगा अभी। यस, तो ये बैलेंस आएगा लायबिलिटी में। ऑल्सो बैंक अकाउंट जब आप क्लोज करोगे, जब आप बैंक अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना मिल रहा है? 89,700। कहना से दिस इज माई एसेट। यस, एसेट। तो इसको जाके एसेट में छोड़ के आओ 89,700 और कैपिटल जाके 965,700 पे लेके आओ और आपका बैलेंस शीट टैली होगा 12,25,700 पे। अब जिसने भी प्योरली सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम, मैंने यहाँ पे क्या किया? सिर्फ डेबिट के डिफेक्ट्स दिया। सोचो ना, ट्रायल बैलेंस क्या था? ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? वो जर्नल और लेजर बना के देते थे आपको। जर्नल लेजर बना के देते मतलब दो इफेक्ट्स वो कर चुके हैं। अभी उन्होंने क्या कहा? राइट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी उन्होंने बोल दिया आपको हिसाब आप खुद ही लगाओ। हमने ये किया, तुम करो खुद ही। मैंने आज इस साल बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने उसका हिसाब पूरा डबल एंट्री पे फॉलो किया। एक बैंक अकाउंट बनाया जिसमें डेबिट के इफेक्ट दिया और सेकंड इफेक्ट या तो बैलेंस शीट एसेट या तो फिर पीएनएल डेबिट पीएनएल क्रेडिट या फिर ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग क्रेडिट। बस वही करना था, सिर्फ डबल एंट्री फॉलो करना था। मतलब ये सारे के सारे आपके लिए एडजस्टमेंट थे, ट्रायल बैलेंस था ही नहीं ना, तो सबके दो इफेक्ट देने थे आपने। बस आगे देखता है नेक्स्ट। अब रिसिट्स एंड पेमेंट्स जो आपको ये क्वेश्चन था बॉस, ये तो 12th बेस था। ये सच्ची बोनस क्वेश्चन था, 12th बेस था। 12th बेस मतलब आपको सिर्फ एक रेगुलर क्वेश्चंस बनाने थे और कुछ नहीं। रिसिट्स एंड पेमेंट्स दिया था आपको, इनकम एक्सपेंडिचर बनाया था। अब सोचो आप क्या करते हो? मैं सिर्फ इसके इफेक्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है, इसके इफेक्ट्स। तो कहने से सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट आपके इनकम में जाएगा। यस। डोनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मतलब इनकम में जाएगा। यस। इंटरेस्ट एट द रेट 9%। अब 9% अगर वो बोल रहा है 9%, तो मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो रहना चाहिए ना। इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा? तो इन्वेस्टमेंट अगर 90,000 9% है तो हाउ मच इज 100%? तो आपका आंसर आएगा 10 लाख। तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट रहा होगा ना, तभी तो इंटरेस्ट मिला है, वरना कहां से मिलेगा? तो कहने से इन्वेस्टमेंट का ये हिडन एडजस्टमेंट है। नॉर्मली आपको क्या रहता है? इन्वेस्टमेंट देते हैं, इंटरेस्ट निकालते हो। आप इंटरेस्ट से अब इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो, कितना? 10 लाख रुपीज। तो आपने इन्वेस्टमेंट निकाला 10 लाख रुपीज। ओके, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? एसेट में। कलेक्शन चैरिटी शो कलेक्शन कहाँ जाएगा? आपके इनकम में। ओके। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, अगर आप पेमेंट करते हो, इट इज नॉट इन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है। पेमेंट कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिटर्स को कम करता है। नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है आगे। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंस है, यस एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस है, यस एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस है, यस एक्सपेंस है। इक्विपमेंट परचेस क्या है? ये एसेट, यस ये एसेट है। इक्विपमेंट एसेट है तो एसेट में जाना चाहिए। जो भी आपका पहले से कुछ एसेट रहेगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। आगे चैरिटी शो एक्सपेंसेस, आपको याद है कि हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? अगर कोई पर्टिकुलर इनकम रहती है तो उसका एक्सपेंस उसमें से माइनस किया जाता है। तो आप क्या करोगे? ये चैरिटी शो एक्सपेंस इनकम में से माइनस करोगे, मतलब आप नेट इनकम बताओगे 1,10,000। आगे अब क्योंकि रेगुलर इनकम एक्सपेंडिचर फॉलो करना है तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि करंट ईयर जो इफेक्ट्स रहेंगे और प्रीवियस ईयर के इफेक्ट्स रिवर्स होंगे। मतलब करंट ईयर के रेगुलर इफेक्ट्स रहेंगे और यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट्स रहेंगे। और करंट ईयर, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है। सोचो पिछले साल की बैलेंस शीट क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड भी दिया है आपको। यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस से दिया है, मतलब आपको कुछ पिछले साल का कुछ जरूरत ही नहीं थी ना। आपको सिर्फ करंट ईयर इफेक्ट्स यहाँ पे कहाँ देना है? बैलेंस शीट में देना है। तो चेक करो करंट ईयर हम क्या देते हैं? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? लेस। करंट ईयर एडवांस क्या होता है? लेस, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? ऐड। तो ये सब्सक्रिप्शन का आउट ऑफ मिल जाएगा आपको एडलेस करके। सेकंड इफेक्ट्स की बात करें, प्रीवियस ईयर में सोच ही नहीं रहा हूँ। करंट ईयर ये एसेट में आएगा और ये लायबिलिटी में आएगा, एडवांस। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन याद आ रहा है क्या? एक्सपेंडिचर में आप क्या लिखते हो?
कंजम्पशन लिखते हो, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। अब परचेज का फिगर तो है नहीं, आपको सिर्फ पेमेंट का फिगर है, तो चेक करते हैं कैसे निकालना है आगे। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहने से एक मेडिसिन का अकाउंट बना लेंगे हम, या फिर आप एक्सपेंडिचर में ही जाके आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर है, आप यहाँ लिखते हो टू मेडिसिन परचेज एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। क्यों? हमें ऑटो कॉलम क्या चाहिए था? कंजम्पशन, कितना कंज्यूम किया, दैट इज द एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप कंजम्पशन लोगे। आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट बोल रहा है 2,10,000 और अभी 3 लाख है। आपने परचेस कितना किया? 1.5 लाख रुपए, मतलब 2,10,000 का परचेस किया और 1.5 लाख रुपए और बढ़ाया, तो टोटल कितना हो गया? 360। वो वैल्यू बोल रहा है 3 लाख रुपए, मतलब 60,000 डेप्रिसिएशन है। यस, 60,000 डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। 60,000 कहाँ जाएगा? आपके पीएनएल के डेबिट में, दैट इज एक्सपेंडिचर में। यहाँ एक फिगर रह गया, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। मतलब यहाँ पे सप्लायर अकाउंट है, क्या सप्लायर को पेमेंट दिया था उन्होंने? ऊपर चेक करो, सप्लायर को पेमेंट दिया था क्या? यस, सप्लायर को पेमेंट दिया गया, कितना? 3 लाख रुपए। तो सप्लायर का अकाउंट बना लेंगे, सबसे ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पहले 5 लाख थी, अब 480। ऊपर कुछ दिया नहीं बिल्डिंग के बारे में, मतलब कहने से सिर्फ 20,000 डेप्रिसिएशन है। यस, आप ऐसे में बताओगे 480 और 20,000 दिखाओगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में। कैश बैलेंस ओपनिंग 80 है, क्लोजिंग 90 है। क्लोजिंग हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, यस क्लोजिंग 90 आएगा बैंक में, दैट्स इट। आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। आ जाओ सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे मैंने इस पे एकदम इजीली तरीके से बनाया है। अगर आप देखोगे सब्सक्रिप्शन के मैंने एडलेस इफेक्ट्स दे दिए यहाँ पे, ऑल्दो हम अकाउंट के थ्रू कर सकते थे। आगे डोनेशंस आपकी थी 9%, इन्वेस्टमेंट्स थे, ये 9% से मैंने क्या निकाला? सीधे इन्वेस्टमेंट्स। कितना इन्वेस्टमेंट्स आया था? 10 लाख रुपए। जाके चेक करो एसेट में 10 लाख रुपए लिखा है क्या? तो यहाँ चेक करो, यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट्स लिखा है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो सीधी बात है इन्वेस्टमेंट रहा होगा, तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट रहा होगा, ये हिडन एडजस्टमेंट था उसका। आगे देखते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने 15,000 माइनस करने बोला था, चैरिटी शो एक्सपेंस में से हमने वो माइनस किया, 1,10,000 आ गया। और मैंने यहाँ पे मेडिसिन कंज्यूम डाला, मतलब मैंने डायरेक्ट उसका वर्किंग नोट बना लिया। यहाँ पे सब खिचड़ी करने से अच्छा मैंने वर्किंग नोट बना लिया। वर्किंग नोट कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ऑनरेन डॉक्टर्स, सैलरीज, संडे एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन 2 चीज़ों पे था, एक इक्विपमेंट है, एक बिल्डिंग पे। और फिर आपका आंसर आया एक्सेस ऑफ इनकम जो भी आया 1,02,000। ये कैसे आया हम देखते हैं एक बार। आगे देखते हैं। बैलेंस शीट में आपका इक्विपमेंट था 2,10,000, एडिशन हुए थे 150, हो गया 360। अब उन्होंने बोला बैलेंस 3 लाख है, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर 60,000 खुद से आया आपका। यस, तो मैंने यहाँ लिखा है बैलेंसिंग फिगर, डेप्रिसिएशन मैंने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको ऊपर दिया था। स्टॉक अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको दिया था यहाँ पे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000 कहने से ये एसेट है। यस, और सप्लायर लाइबिलिटी है। यस, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख दिया। अगर आप चेक करोगे तो सप्लायर को मैंने लिख दिया यहाँ पे 1,30,000 और स्टॉक लिख दिया 150। बिल्डिंग अगेन 5 लाख और 40 था आपके पास, तो 20,000 डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट में एक्सपेंडिचर में दे चुका हूँ। कैश बैलेंस आपका 90,000 था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे चुके हो, सब इफेक्ट दे चुके हो। 18,03,000 आपके पास ऑलरेडी फिगर था। अब सिर्फ नेट प्रॉफिट आना बाकी था, मतलब सरप्लस आना बाकी था। उसके पहले मैं आपको 2 वर्किंग नोट बता देता हूँ। सप्लायर आपके लिए कौन है? क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डाला डेबिट में। एक नॉर्मल पेमेंट की एंट्री क्या रहती है? पेमेंट की पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो आप बोलोगे सर जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? सप्लायर। यस, सप्लायर इज द रिसीवर, सप्लायर टू बैंक। तो मैंने यहाँ लिख दिया टू बैंक 3 लाख की पेमेंट। मतलब आप बोलना चाहते हो कि पहले 90,000 देने थे और 3 लाख देने के बाद भी वो बोल रहे और 31 चाहिए, तो सीधी बात है और परचेस किया होगा हमने इस साल, कितना परचेस किया? 3,40,000। एक नॉर्मली मेडिसिन परचेस करने की एंट्री क्या होती है? आप बोलोगे सर मेडिसिन टू क्रेडिटर, मेडिसिन आ रहे हैं तो मेडिसिन के डेबिट में हम गए और मैंने लिख दिया मेडिसिन टू क्रेडिटर, मतलब सप्लायर। कितना परचेस किया? 3 लाख। तो मैंने ये क्या किया? ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग विल गिव मी कंज्यूम्ड। तो ये आप ऊपर भी कर सकते थे, मैंने मेडिसिन अकाउंट बना लिया। आप ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग करोगे तो भी आपको 290 का फिगर आएगा। मेन चीज था आपको ये 340 निकालना। तो ये 340 कैसे आया? आपका टोटल ओपनिंग क्लोजिंग दिया था तो मैं ओपनिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग लायबिलिटी लिख चुका हूँ। पेमेंट आया था 3 लाख, बैलेंसिंग फिगर बच गया 340, मतलब इतना आपने इस साल परचेस किया होगा। और फिर आपका फिगर आया 290 और 290 आने के बाद आपका सरप्लस आया 1,02,000। ये सरप्लस आपने ऐड किया कैपिटल फंड में, ये हो गया 19,500 और आपका बैलेंस शीट टैली हो गया 20,42,000 पे। क्लियर? चलो, तो ये वाला मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन था दिस वाज अ बोनस, इसके अंदर ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं थे, मतलब आपके सीए फाउंडेशन लेवल का नहीं था ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है। मॉड्यूल मतलब एज इन मॉड्यूल में बड़ा क्वेश्चन है, उन्होंने एक रेड्यूस क्वेश्चन कर दिया है। देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर परचेज बुक। परचेज बुक में क्या आता है? आपको याद आ रहा है कि परचेज बुक जब हम बनाते हैं, परचेज बुक में क्या आता है? तो ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आता है। और किसके आते हैं? सिर्फ गुड्स के। मतलब सब्सिडरी बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आते हैं और वो भी सिर्फ गुड्स के, दूसरे ट्रांजेक्शन नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स ही आने चाहिए। तो चेक करते हैं। परचेज फ्रॉम रेड एंड कंपनी ऑन क्रेडिट
10 पेयर ऑफ ब्लैक एंड 5 पेयर ऑफ, तो अगर हम इसको गुड्स मान के चलते हैं, अगर इसको हम गुड्स मान के चलते हैं ये एजम्पशन नोट पे कि इसका शूज का बिजनेस है, इसका शूज का बिजनेस है, कहने से ये शूज का परचेज बुक में एंट्री आएगी क्योंकि क्रेडिट पे बोल रहा है। हाँ सर क्रेडिट पे आ रहा है तो फिर बिल्कुल आएगा परचेज पे। क्या हम शूज को गुड्स बोल रहे हैं? हाँ हम शूज को गुड्स बोल रहे हैं। एजम्पशन नोट डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे कि इट इज अज्यूम दैट श्याम एंड कंपनी डील्स इन शूज, क्योंकि उसके गुड्स हैं। आगे देखते हैं क्या है, परचेस कंप्यूटर। अब जैसे मैंने वर्ड पढ़ा कंप्यूटर, भाई उसका बिजनेस थोड़ी है कंप्यूटर, शूज का बिजनेस है, तो कंप्यूटर का कहाँ जाना चाहिए? ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। अगर कैश में डील करता है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर परचेस किया ऑन क्रेडिट फॉर 40,000, सिर्फ क्रेडिट बोलने से वो परचेस बुक में एंट्री नहीं लेगा, ये एसेट है। इसके लिए आप नोट में क्या लिखोगे? कंप्यूटर बीइंग एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। आगे देखते हैं थर्ड एंट्री, परचेस फ्रॉम ब्लू एंड कंपनी इन कैश। जैसे बोल दिया कैश, भैया तू यहाँ से निकल जाए, यहाँ पे यहाँ एंट्री नहीं है तेरी, क्यों? परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। तो आप सिर्फ नोट लिखोगे दिस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दैट्स इट। तो एक ही ट्रांजैक्शन हुआ आपका, बस। आ जाओ परचेज बुक चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे परचेज बुक मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ देखो बुक्स ऑफ श्याम एंड कंपनी परचेज बुक, सिर्फ एक ही एंट्री, 10 पेयर्स 8,000, फिर 5 पेयर्स ऑफ 900 4,500, 10% टीडी था, टीडी माइनस करके आपका आउट कॉलम 23,750, टीडी नॉट टू बी शोन हमने हटा दिया वहाँ से। तो आप परचेज बुक में बताओगे सिर्फ 23,750, एक ही एंट्री। और साथ में मैंने 2 नोट्स भी दे दिया, एक्चुअली 3 नोट्स हैं यहाँ पे, थर्ड वर्क में प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे। इट इज अज्यूम दैट इट डील्स इन शूज, ये एजम्पशन नोट डालना था। तो यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर एंड कैश परचेज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो यह यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, हमने बता दिया। ओके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपका जेएलपी का। अगेन जेएलपी में देखो, इंस्टीट्यूट को मालूम है कि जेएलपी में बच्चों को ऑलरेडी टफ लगता है, इसलिए उन्होंने आपको ऑप्शन भी दिया, इधर 1 और 2। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, अगर आपने मॉड्यूल स्टडी किया होगा 1 और 2 एज इट इज, अमाउंट भी चेंज नहीं है, एज इट इज बोल रहा हूँ, एज इट इज आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन कॉपी किया उन्होंने, एज इट इज। अब इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली मतलब एक बार चेक कर लेते हैं। रामा, कृष्णा एंड रघु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, उनका प्रॉफिट 532 था। आगे, दे टुक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2017 फॉर ₹50,000, अ प्रीमियम ऑफ 3,000 बीइंग पेड एनुअली ऑन 10th जून। हर 10 जून को आप क्या करते हो? 10th जून को हर 10 जून को क्या करते हो आप? 3,000 रुपये प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम पे करते हो। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलोज। 2017 में अगर आप सरेंडर करोगे आपको कितना मिलेगा? 0। मतलब आपने मान लो 3,000 पे किया, आपने 3,000 पे किया और आप चाहो, आप बोल रहे हो नहीं सर हमको पॉलिसी नहीं चाहिए, फर्स्ट ईयर सरेंडर कर दो, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा मिलेगा? 0, 1 रुपया देगी नहीं आपको कंपनी। सरेंडर वैल्यू मतलब क्या? इफ यू आर सरेंडरिंग योर पॉलिसी द कंपनी विल पे यू ओनली दिस अमाउंट, ओके, नॉट द अमाउंट यू हैव पेड। आपने आप अगर 3,000 दोगे उसको और 2 दिन के बाद या मान लो 2 महीने के बाद आप जाओगे, उनको बोलोगे सर हमारी ताकत नहीं है, हम नहीं पे करना चाहते, हमको इंश्योरेंस के पैसे वापस दे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी देगी क्या? वो क्या बोलेगी? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, आपको पहले साल अगर आप सरेंडर करते हो यू विल गेट 0, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, चले जाओ वापस। ओके, अगर मैं सेकेंड ईयर भी 3,000 पे करता हूँ, सेकेंड ईयर भी 3,000 पे करता हूँ और वो बोल रहा है सरेंडर वैल्यू 900 है, मतलब अगर मैं सेकेंड ईयर पे कर लूँ, मतलब मैंने टोटल पेमेंट कितना कर दिया? 6,000 रुपये। अब अगर मैं वापस सेकंड ईयर में सरेंडर करना चाहता हूं तो वो कितना पैसा देगी मुझे? सिर्फ 900 रुपये देगी, बाकी का पैसा लॉस। हाँ लॉस। ओके, थर्ड ईयर अगर मैं मान लो थर्ड ईयर भी 3,000 प्रीमियम पे कर लेता हूँ, प्रीमियम पे कर लेता हूँ, और अगर मैं थर्ड ईयर जाके उसको बोलता हूँ नहीं यार मुझे मेरी इच्छा नहीं है, रिटायर, मैं बिजनेस छोड़ रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो कितना सरेंडर वैल्यू देंगे? सिर्फ 2,000, बाकी का पैसा लॉस। हाँ लॉस। तो इस तरह आपको ट्रीटमेंट करनी है। आगे उन्होंने क्या पूछा है? रामा रिटायर्ड ऑन 15th अप्रैल। अब सोचो आप 10 जून को पेमेंट कर रहे हो, आप 10 जून को पेमेंट कर रहे हो, तो 10 जून 2017 को पेमेंट होगी, हाँ 18 को, 19 को, 20 को। 10 जून 2021 में पेमेंट करोगे क्या आप? द आंसर इज नो। अप्रैल में बंदा रिटायर हो गया ना, अप्रैल में अगर बंदा रिटायर हो जाता है तो आप जून तक जाओगे क्या? नहीं, 15 अप्रैल में भागोगे उसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे दो भाई पैसा दो, रिटायर हो रहा है मेरा पार्टनर, दे दो मेरे पैसे वापस। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगा? तो कहना है 3,600 ही देगा, क्योंकि उस दिन आपका सरेंडर वैल्यू कितना है? 3,600। यस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ जेएलपी अकाउंट assuming 2017 to 18, assuming that the policy is maintained on surrender value basis। अब surrender value का exact concept क्या होता है? What is, हम asset में क्यों लिखते हैं उसको? Why do we write this as an asset? Can I say short income रहेगा तभी asset में लिखा मैंने, एकदम sure रहेगा income तो ही मैं asset में लिखूंगा। तो एक नॉर्मली, क्योंकि आपको उसको वो बोल रहा है आपको एसेट में मानो उसको, तो एक नॉर्मल एसेट परचेस करने की एंट्री क्या रहती है? कैन आई से जेएलपी टू बैंक 3,000, क्योंकि वो बोल रहा है एसेट परचेस करो, उसको आप एसेट मानो, सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, मतलब एसेट मानो। तो अगर मैं एसेट मानूं तो कहने से एसेट का नाम है जेएलपी, मैं जाके लिखूंगा जेएलपी टू बैंक। अब सोचो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट सोचो, अगर मैं फर्स्ट ईयर जाऊं उसके बाद उसको बोलूंगा नहीं भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो, देगा क्या वो? कितना पैसा देगा? देखो तो फर्स्ट ईयर में जाके
नील। मतलब कहना ऐसे मेरा पहले साल में पूरा के पूरा लॉस हो गया ऐसे मान के, क्योंकि अकाउंट्स में आप क्या लिख सकते हो, सरेंडर वैल्यू। आप सरेंडर वैल्यू क्यों लिखते हो, शॉर्ट इनकम है, आपने बेचा क्या, वो आपने सरेंडर किया कि अब तक नहीं। असेट कब लिख सकते हो आप, जब आपके पास शॉर्ट इनकम है। इस बार आपके पास शॉर्ट कितना है, 0, तो कैन यू राइट 3000 ओवर देयर, नहीं। क्यों, अकाउंट्स क्या बोलता है, अगर आप श्योर हो, अगर आपकी इनकम श्योर है तो ही आप लिखोगे, अगर इनकम मिल सकती है तो आप रिकॉर्ड मत करो। तो यहां पे आप किस पे रिकॉर्ड करो, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब जो श्योर मिलने वाला है। क्या पहले साल आपको कुछ भी मिलने वाला है, नहीं। मतलब पहले साल कहना है से पूरा के पूरा मेरा लॉस हो गया, यस। तो लॉस हो गया तो पीएनएल के कौन से में जाना चाहिए, डेबिट में। तो आप बोलोगे सर मेरी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना, पूरा 3000 रुपए। ये आप 2017 में एंट्री करोगे। अगर आप इफेक्ट देखोगे जेएलपी के, तो इफेक्ट कैसे आएंगे, तो जेएलपी मैंने परचेस किया था, जेएलपी टू बैंक, एक नॉर्मल एसेट परचेस करने की एंट्री जेएलपी टू बैंक 3000। क्या मेरा पहले साल पूरा 3000 लॉस हो रहा है, आंसर इज यस। सरेंडर तो 0 मिल रहा है ना, उसने क्या बोला, टू बी मेंटेन एट सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू 0 है, मतलब एसेट में 0 बताओ। अब मतलब एसेट जो दिख रहा है 3000 का, उसको 0 कैसे करूं, कम करके। तो एसेट को कम करो 3000। अगर एसेट को कम करना मेरा फायदा है नुकसान, आप बोलोगे सर नुकसान कहां जाना चाहिए, पीएनएल की डेबिट में, यस पीएनएल की डेबिट में। तो बाय पीएनएल 3000, बस यही करना था आपने हर साल सिर्फ यही एंट्रीज पास करनी है। चलो आ जाओ, हम जाते हैं हमारे अकाउंट पे और अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंट देखते हैं कैसे बनाया हमने। तो पहला पेमेंट आपने किया 10 जून को, 10 जून 2017 को। 31 मार्च को, यार उन्होंने दिसंबर दिया, 31 दिसंबर के दिन आप एंट्री क्या करोगे, कहने से आप राइट ऑफ कर दोगे पीएनएल को, क्योंकि पूरा 3000 नुकसान हो गया। उस साल तो सरेंडर वैल्यू था ही नहीं ना, उस साल सरेंडर वैल्यू सिर्फ 0 रहा। नेक्स्ट ईयर आपने फिर से 3000 पे किया, नेक्स्ट ईयर फिर से आपने 3000 पे किया, कब, 10 जून 2018 में। क्या इस बार आपको कंपनी कुछ कंफर्म पैसा देगी, तो आप बोलोगे हाँ सर सेकेंड ईयर में तो 900 रुपये था। मैं बोलूंगा कहने से 900 कंफर्म मिलने वाला है, कंफर्म। अगर मैं आज पॉलिसी बंद भी करूं तो 900 मिलेगा, यस। तो बाकी का ऊपर का लॉस हुआ ना, क्योंकि 3000 भर रहे हो, 2100 तो लॉस हुआ ना, तो यस। तो 2100 ट्रांसफर कर दो पीएनएल में और 9000 बैलेंस कैरी डाउन, कि भाई ठीक है मेरी तसल्ली के लिए 900 रुपये मुझे कंफर्म मिलने वाले, 900 रुपये का एसेट है मेरे पास। मतलब आज अगर मैं बेचना भी चाहूँ कुछ, अगर मैं आज के दिन पे जाके बोल भी दूँ भाई मेरे पैसे वापस दो, तो 900 तो कंफर्म मिलेंगे, मतलब वो मेरा एसेट है। आगे देखते हैं, ये 900 ओपनिंग बैलेंस बन के यहाँ आ जाएगा, यस। क्या फिर से आप 3000 पे करने वाले हो, हाँ बिल्कुल पे करेंगे। एसेट परचेस करने की एंट्री क्या होती है, एसेट टू बैंक, मतलब जेएलपी टू बैंक, आपने लिखा जेएलपी टू बैंक, कितना, 3000। अब आपको सरेंडर वैल्यू कितना दे रहा है वो, तो आप सेकंड ईयर में आप देखोगे, सेकंड ईयर में सरेंडर वैल्यू था 2000, तो अभी से 2000 मिलने वाले हैं मुझे कंफर्म। तो बाकी का बचा हुआ लॉस हो गया, टैली कर लो, बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा 1900, राइट। अब ये 2000 ओपनिंग बैलेंस फिर से आएगा, 2000 ओपनिंग बैलेंस फिर से आएगा। इस साल वापस 3000 पे करोगे, मैंने लिखा टू बैंक 3000, 3000। इस साल कंफर्म कितना मिलने वाला है, 3600, तो 3600 लिख दो, बाकी का बच्चा लॉस हो गया, यस 1400 लॉस में डाल दो, 3600। नेक्स्ट ईयर आ गया। अब नेक्स्ट ईयर 15 तारीख को ही, 15 अप्रैल को आप रिटायर हो, मतलब 10 जून को आप जाओगे क्या, नहीं, आप 15 तारीख को जाओगे उसके पास, जेएलपी के पास, उसको बोलोगे दे भाई मेरे पैसे दे दे, हम रिटायर हो रहे हैं, मतलब हमारा जो अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमको आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, गिव अस आवर मनी बैक, पैसा ले लो। एक नॉर्मल एसेट बेच रहे हो, एसेट बेचने की एंट्री क्या रहती है, पैसा आ रहा है, डेबिट वो कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी के क्रेडिट में बाय बैंक 3600 और आपका अकाउंट क्लोज। क्लियर। सो दिस वाज अ 5 पॉइंटर क्वेश्चन। एक नॉर्मल क्वेश्चन था कि एक एसेट हमने खरीदा, वो एसेट पहले साल हमको 0 फेच करेगा तो हमने पूरा का पूरा लॉस मान लिया, दूसरे साल आपको 900 फेच करेगा वो, तो हमने 2100 लॉस मान लिया, एंड सो ऑन वी वेंट। क्लियर। अगेन ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का एज इट इज रिपीटेड था। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअल में ये भी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स का। ये एक्चुअल में आपको ज्यादा अगले साल, मतलब ज्यादा इंटरमीडिएट लेवल में उन्होंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया था, एग्जैक्टली क्या रहता है। तो आप प्रोविजन किस पे बनाते हो, तो प्रोविजन बनती है बॉस टैक्स की, डेप्रिसिएशन की। प्रोविजन किस की बनती है, टैक्स की, डेप्रिसिएशन की। आरडीडी इज अ प्रोविजन। प्रोविजन कैसे बनाते हो, पीएनएल टू प्रोविजन, यस। तो आपको प्रोविजन बनानी है, तो टैक्स की प्रोविजन बनती है, तो दिस इज अ प्रोविजन, दिस इज अ प्रोविजन। क्लियर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अगेन अ प्रोविजन। ये दोनों हो गए आपके प्रोविजन। अब बाकी क्या, रिटेन प्रॉफिट मतलब क्या बेटा, कि आपका प्रॉफिट आप अपने आगे रिटेन प्रॉफिट्स में डालोगे, मतलब आपका जो इस साल का नेट प्रॉफिट है सब कुछ देने के बाद उसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स। इन शॉर्ट, जब आप कंपनी की बैलेंस शीट सीखोगे, आपका कंपनी का जब बैलेंस शीट पूरा बन जाता है, मान लीजिए ये पीएनएल है, आपका नेट प्रॉफिट सब बच गया, सब कुछ खत्म होने के बाद ये नेट प्रॉफिट बच गया, इसको बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, तो बैलेंस शीट में आपका हेड रहता है एक रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये बैलेंस शीट में यहाँ जाता है, आप यहाँ लिखते हो पीएनएल। इन शॉर्ट, आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हो, इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व्स। एक्चुअल में बैड डेट्स होना तो खर्चे होते हैं ना, लॉस है ना आपका, तो एक्चुअल बैड डेट्स होना इज एक्चुअली ये लॉस, तो आपका ये लॉस है।
मतलब आपके लिए नीदर रिजर्व नीदर प्रोविजन, ना ये प्रोविजन है, किसी चीज का प्रोविजन नहीं बनाना है आपको, ना ही आपके लिए रिजर्व है, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ इज नथिंग बट अ एक्चुअल एक्सपेंस फॉर यू, एक्चुअल लॉस फॉर यू, सो उसको हम लिखेंगे इट इज नीदर अ प्रोविजन नॉर अ लाइबिलिटी। अब बच गया प्रपोज डिविडेंड। एक्चुअल में प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट आपको प्रॉपरली इंटरमीडिएट में आके समझोगे। अभी प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट बंद हो गया, मतलब पहले क्या होता था कि जब हम प्रपोज करते थे, मतलब इस साल अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करके नेक्स्ट ईयर हम पे करते थे। इस साल डिक्लेयर करेंगे, पेमेंट अगले साल करेंगे, तो उसको भी प्रोविजन का पार्ट मानते थे पहले। बट सिंस दैट कंसेप्ट इज अभी हट गया, अब आपको ऐसा नहीं करना है, जिस साल डिविडेंड दोगे उसी साल आपको एंट्री करनी पड़ेगी, आपको प्रोविजन बना के नहीं रखना है। इसलिए सीए मॉड्यूल ने, आपके आईसीए फाउंडेशन मॉड्यूल ने प्रपोज डिविडेंड को नीदर रिजर्व नॉर फाउंडेशन नॉर प्रोविजन बोला है। ट्रूली स्पीकिंग, जब तक प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट था, प्रपोज डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट एक्चुअल में बैलेंस शीट में प्रोविजन में जाता था। बट अभी क्योंकि ये कंसेप्ट हट गया है, तो इसको आप नीदर प्रोविजन नॉर रिजर्व ही बोलोगे। नेक्स्ट, तो आपका क्या बन गया, लाइबिलिटी फॉर टैक्स एंड आपका प्रोविजन, जो ये वाला कंसेप्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रोविजंस थे। बैड डेट्स एंड प्रपोज डिविडेंड ये आपके लिए नीदर हो गया, ये भी नीदर हो गया, ये भी नीदर, और रिटेन प्रॉफिट आपका रिजर्व्स का पार्ट है। क्लियर? तो आपको ये सिर्फ वन सेंटेंस सिर्फ लिखना था, ट्रांसफर टू रिजर्व या ट्रांसफर टू प्रोविजन, या नीदर रिजर्व नीदर प्रोविजन, आपको ये लिखना था। तो इधर आपने जेएलपी सॉल्व किया, ये सॉल्व किया। अब जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर बच्चों को ये सब नहीं भी आता है, अगर बच्चे इतना सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, ऑल्दो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं भी किया होगा, एटलीस्ट 2-3 तो पॉइंट आपने करेक्ट किए होंगे। जैसे यहाँ पे आरडीडी को तो कंसेप्ट बराबर लिख सकते हो आप। अब जैसे नाम दे रहा रिटेन्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट तो रिजर्व्स का पार्ट है ना, तो इसको भी आपने लिख लिया होगा, राइट? तो कम से कम 2-3 तो मेरे ख्याल से सही आ गए होंगे आप लोगों के, ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे 100%, बट ठीक है, मैं फिलहाल 2-3 की मान के चल रहा हूँ। आगे देखते हैं। आगे वो क्या बोल रहा है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। ये आगे आपका डेथ का क्वेश्चन। पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या प्यार है, डेथ से बहुत प्यार है उनको, पता नहीं कि सबको मारते ही रहता। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे, डेथ बहुत बार आया है क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन में टफ नहीं है। अगर आप देखोगे नॉर्मल जो डेथ के क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में या पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, उसके बेसिस में ये कंपैरेटिव बहुत इजी है। अगेन ऊपर जो हमने एक क्वेश्चन किया था एडीडी का, रीपेमेंट का, मैंने आपको रीपेमेंट शेड्यूल बताया था कि रीपेमेंट का टेबल कैसे बनता है, ये टेबल ही है एक्चुअल में। दिस इज जस्ट अ टेबल। रीपेमेंट कैसे करना है उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, तो चेक करो क्या बोल रहा है। It was provided under the partnership agreement between Ram, Lakshman and Bharat that in the event of death of a partner, the survivors would have to purchase its share in a firm on the following terms. अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या हम कैसे डील करेंगे, वो उन्होंने पहले डिस्कस करके रखा था। क्या करेंगे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 4 साल का प्रॉफिट लेंगे एवरेज प्रॉफिट, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ परचेज करके गुडविल निकालेंगे, और जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसको उसका शेयर दे देंगे गुडविल का। ओके। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है, मतलब जो भी डिसीज पार्टनर को देना बनता है, सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी कैपिटल था जिसकी डेथ हो रही है, मान लीजिए पार्टनर ए की डेथ हो रही है, तो पार्टनर ए का मान लीजिए 50,000 का बैलेंस बच रहा है, तो ये किसको हम देंगे, ऑब्वियसली उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। किसको देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को। तो बस एग्जीक्यूटर को देना है, लेकिन देना कैसे, उन्होंने क्या बोला है, शैल बी पेड इन 4 equal हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। 4 equal हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब अगर 50,000 देना बनता है तो आप 4 आधे साल में कन्वर्ट करोगे, मतलब 4 बार रिपेमेंट करोगे, कितना, तो कहना है 12,500 12,500 12,500 12,500। यस, लेकिन क्योंकि आप डिले कर रहे हो तो ऑब्वियसली ब्याज भी तो लगेगा ना बॉस, ऐसे थोड़ी बैठेगा वो। डीलिंग क्या हुई थी कि आप इसको जितने भी हैं आप 4 टुकड़ों में करोगे, 6-6 महीने में पेमेंट दोगे। जो भी सामने वाला है, मान लीजिए ए की डेथ हो गई, तो ए के घर वालों को पैसा कैसे दिया जाएगा कि 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, 12,500 12,500 12,500 12,500। सिर्फ इतना थोड़ी देंगे, क्योंकि पेमेंट लेट देना तो हमने वन टाइम चाहिए था ना 50,000, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, तो आपको साथ में ब्याज भी देना पड़ता है। आगे क्या बोल रहा है, प्लस 6 months आफ्टर द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ हुई वहां से 6 महीने बाद चालू होगा। अगर मेरी मान लो डेथ हुई उसकी 1 अप्रैल के दिन, तो आप पेमेंट कब से करोगे, 1 सितंबर से, सॉरी 1 अक्टूबर से, सॉरी 6 महीने बाद। अप्रैल में जून जुलाई होगा सितंबर खत्म होने के बाद अगर आपकी डेथ होती है 1 अप्रैल, तो पहला इंस्टॉलमेंट कब चालू होगा, 6 महीने बाद। ऐसे 6 महीने करते करते 4 बार पे करना है, 25%, 25%, 25%, 25%। आगे देखते हैं, प्लस 5% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग ड्यूज, आपको 5% ब्याज भी देना पड़ेगा जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है आपका। ओके। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 9:4:3। ओके। राम डाइड ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर मतलब आप उसकी डेथ हो गई 30 सितंबर 2020 को, तो रीपेमेंट स्टार्ट कब से होगा, रीपेमेंट जिस दिन डेथ होगी वहां से 6 महीने बाद। तो कहने से रीपेमेंट होगा पहली बार 31 मार्च 2021 में,
6 महीने बाद, ओके ये पहला इंस्टॉलमेंट हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद कहने से 39 में इंस्टॉलमेंट होगा, 39/21 में सेकेंड इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे, 31 मार्च 2022 थर्ड इंस्टॉलमेंट। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे, कहने से 39/2022 फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब मेन मुद्दा ये है हमारा कि पैसा देना कितना है, पेमेंट कब से देना है, ये बात तो कंफर्म हो गई। हम पहली पेमेंट करेंगे उसको इस दिन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस दिन पे हम उनको पेमेंट करेंगे। कितना पैसा देना है पहले निकालना पड़ेगा। आगे मरा कौन सा पार्टनर है, हु इज द डिसीज्ड पार्टनर, यहाँ पे राम। राम का पहले ऊपर देख लो, राम कौन सा पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर या थर्ड पार्टनर। सो इफ यू हैव अ क्लोज लुक, यहाँ पे उन्होंने दिया है राम, लक्ष्मण एंड भरत। तो उन्होंने स्टार्ट किया राम से और उनका प्रॉफिट दिया 9:4:3। तो कहना है से आपका राम का शेयर कितना हो गया, राम का तो 943 मतलब टोटल हो गया 16, तो राम का शेयर हो गया 9/16, राइट। तो ऑब्वियसली गुडविल उसको पूरा नहीं देंगे, उसका शेयर देंगे। आगे वो क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस एज ऑन दैट डेट वाज राम 21,600, मतलब 21,600 उसको देना पड़ेगा, हम देंगे उनको, यस 21,600 उसको बोलेंगे, राम के घर वालों को 21,600 उसका है, उसको देंगे, प्लस और भी क्या देंगे, राम्स करंट अकाउंट ऑन 30 सितंबर आफ्टर क्रेडिटिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट दे चुके हैं उसको, वापस नहीं देना है, प्रॉफिट देने के बाद बोल रहा है वो, आफ्टर हाउएवर शोड अ डेबिट बैलेंस, भाई उससे लेना है, डेबिट बैलेंस मतलब उससे हम पैसा लेने वाले हैं, तो हम उसके घर वालों को क्या बोलेंगे, देख भाई 21,600 तेरे बनते हैं, उसमें से 1920 उसका डेबिट बैलेंस है, मतलब उतना बैलेंस कम हो जाएगा, माइनस 1920 करके बाकी बैलेंस तुझे देंगे, प्लस जो भी उसका गुडविल का शेयर है, गुडविल निकालना बाकी है ना अभी तक, इतना पैसा तुझे दिया जाएगा टोटल। 21,600 तुम्हारे कैपिटल थे वो, प्लस करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब उसने ओवरड्रॉ किया है, तो उतना पैसा माइनस करके इतना पैसा दूंगा, प्लस गुडविल का जो भी तेरा पैसा बनता है उतना करूंगा, उसको 4 हिस्से बांटेंगे। आगे देखते हैं, प्रॉफिट से आपके 4, इसका पहले एवरेज निकालोगे, फिर आप गुडविल निकालोगे, फिर आप उसका राम का शेयर निकालोगे, राम का शेयर कितना रहेगा 9/16। तो चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है आप लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाला पहले 4 का, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, दैट केम टू 48,072। फिर मैंने गुडविल निकाला, गुडविल कैसे निकालते हैं, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करके मैंने गुडविल निकाला, पूरा 144 देंगे क्या उसको बोलेंगे नहीं भाई, तेरा शेयर कितना है 9/16। तो कहना है सर 9/16 आया आपका 81,122 1.5, तो मैंने उसको राउंड फिगर कर दिया 81,122 अप्रॉक्स। अब ये पूरा फिगर पॉइंट पे चलने वाला है, टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थे, यहाँ पे ध्यान दो। अब मैंने आपको क्या बताया, राम का कैपिटल अकाउंट पूछा उन्होंने, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना था उसका 21,600, तो मैंने उसको बोला भाई तेरे 21,600 बनते हैं, ट्रू, साथ में तेरे 1920 हम माइनस करेंगे, इसलिए मैंने डेबिट में डाल दिया उसका करंट अकाउंट। आगे फिर मैंने बोला तुझे क्या गुडविल भी देंगे, गुडविल कितना देंगे हम 81,122, मतलब अल्टीमेटली हम राम के एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देने वाले हैं, तो हम राम के एग्जीक्यूटिव को देने वाले हैं 1,08,02 रुपीज़। कैसे देंगे, 4 टुकड़े करके, 4 टुकड़े कितने रहेंगे, डिवाइड बाय 4 करके, तो मैंने यहाँ डिवाइड बाय 4 किया है, उसको पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 25,200.50 पैसे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट अभी ऐड नहीं किया, क्योंकि जब मैं लेट पेमेंट करूंगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऐड होगा, जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज रहेगा उस पर। तो आपको टेबल कैसे बनाना था, अब राम्स एग्जीक्यूटर हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर, तो हम बोलेंगे हमें पैसा देना है, क्रेडिटर है, स्टार्ट होगा क्रेडिट से, यस, तो क्रेडिट से स्टार्ट हुआ। 30 सितंबर हमने उसको बोला भाई तुझे हम 1,08,02 रुपये टोटल देने वाले हैं। पहली बार हम 6 महीने बाद पेमेंट देंगे, ऑब्वियसली 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था 1,08,02, तो 1,08,02 पे 5% 6 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि 6 महीने में पेमेंट हो रहा है ना, 6 महीने में पेमेंट हुआ 2520.05, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2520.05। अब मैं लोन कितना दूंगा उसको, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा आपका 25,200 तो तय है, ये तो देना ही देना है, साथ में जो भी इंटरेस्ट है। अब अगर सेंटेंस में ध्यान दोगे, सेंटेंस में वापस लेके जाता हूं आपको, उन्होंने यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है, प्लस 5% इंटरेस्ट, प्लस 5%, मतलब आपका जो भी इंस्टॉलमेंट है उसमें 5% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट कितना 2520, जो भी ओपनिंग बैलेंस था, यस। तो मैंने टोटल पेमेंट देखो, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, बैंक का मैंने पेमेंट किया 25,200.5 प्लस आपका 5% ब्याज 6 महीने का, तो टोटल पेमेंट हो गया इतना। अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपका बैलेंसिंग आएगा 75,601। अब कितना बैलेंस बच गया, तो कहने से 75,601। अब जब ब्याज लगने की बारी होगी, इस पे लगेगा, क्यों, एक नॉर्मल सी बात है ना यार, अगर आप 1,000 रुपये लोन लेते हो, 1,000 रुपये आपने लोन लिया, 1 साल का इंटरेस्ट आया मान लो 100 रुपये, टोटल कितना हो गया 1,100। अगर आप ये 100 पे कर देते हो और इसके अंदर से 200 पे करते हो, तो टोटल आपने कितना पे किया 300 रुपये, आपका बैलेंस कितना बचा 800। अब अगले साल ब्याज किस पे लगेगा, 800 पे लगेगा ना, तो बस वही करना है बेटा। यहाँ पे आपका अमाउंट आया 75,601, अगर आप अमाउंट देखोगे यहाँ पे अमाउंट आया 75,601। अब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मतलब 30 सितंबर, तो 30 सितंबर पे इंटरेस्ट किस पे लगेगा 75 पे,
मैंने यहाँ पे 75 पे 5% 6 मंथ्स के लिए लगाया। अब पेमेंट कर दो। इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट 1890 प्लस 25,200 की बात थी हमारी, ये मैंने यहाँ पे टोटल पे कर दिया, तो ये मैंने पेमेंट कर दिया। अब मैंने बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला क्योंकि इस साल 2 बार 6 महीने आने वाले ना, इसलिए मैंने वापस से इंटरेस्ट निकाला 6 महीने बाद। अगर आप डेट देखोगे, डेट मैंने वापस पहले 39 को डेट निकाला, वापस 31 मार्च को इंटरेस्ट निकाला। अब इंटरेस्ट किस पे देंगे? अब इंटरेस्ट देंगे 50,401। सर ये 50,401 कैसे है? तो देखो बेटा 75,601 पहले था आपका साल के स्टार्ट में, तो आपने 25,200 दे दिया ना उसको, 25,200 दे दिया ना, तो आपका बैलेंस कितना बचा? 5401। तो अब नेक्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट लगेगा ऑन द बैलेंस लगेगा ना, क्योंकि 6 महीने में आपने इंटरेस्ट 6 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दिया आपने, बाकी जो बैलेंस बचा वो 6 महीने पे लगेगा, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमने लगा दिया। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है? 1260 रुपए। अब आपका नेक्स्ट अमाउंट कितना आएगा? 25,200 तो हमको देना ही था, ये 25,200 प्लस आपका 1260, मैंने टोटल पेमेंट किया 26,460 रुपए 53 पैसे। क्लियर? लास्ट में अगर आप देखोगे फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर आपका अमाउंट आ रहा है 25,200.5 और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा 25,200.5। लास्ट ईयर में सिर्फ एक आखिरी इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो ऑब्वियसली ये 25,200 पे इंटरेस्ट लगेगा, जो भी ओपनिंग बैलेंस है 5% 6 महीने के लिए 630 रुपए। और फाइनली आप फोर्थ ईयर जब उसको पे करोगे तब इंस्टॉलमेंट निल हो जाएगा। क्यों? 4 हाफ ईयर की बात थी ना, लास्ट ईयर आपके इंटरेस्ट आके निल हो जाता है। सो दिस वॉज द पेमेंट शेड्यूल। अगेन दिस वॉज अ क्वेश्चन जहाँ पे बच्चों को शायद थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जब आंसर पॉइंट में आता है ना, पॉइंट में बच्चों की पेन रुक जाती है, अरे यार पॉइंट में मतलब कुछ तो भी गड़बड़ किया होगा। तो गड़बड़ कुछ नहीं थी, यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया था, उन्होंने सिर्फ पेमेंट पूछा था, कैपिटल का अमाउंट दे दिया था, प्रॉफिट स्टिल डेट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। वो बोले थे प्रॉफिट निकालने के बाद का अमाउंट भी सब रेडीमेड दिया था, गुडविल भी बहुत इजीली विदाउट एनी एडजस्टमेंट निकालना था आपको, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। चलो, तो ये हो गया हमारा लास्ट। अब हम आते हैं लास्ट अकाउंट, जो आपके लिए एक्चुअल में एक बहुत बड़ा बोनस था, दैट इज 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था यार, 15 मार्क के लिए, वो भी इशू ऑफ शेयर्स। तो अब देखो उन्होंने क्या दिया है। इशू ऑफ शेयर्स में अगर आप देखोगे 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू थे 10 रुपए के और 5 रुपए प्रीमियम था। मतलब इशू प्राइस कितना हो गया? हमारे शेयर्स हमने कितने इशू किए? 75,000 और इशू प्राइस कितना हो गया? इशू प्राइस, तो इशू प्राइस हो गया हमारा 15 रुपए, राइट। आगे वो क्या बोल रहा है? मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम। आगे उसने क्या बोला है कि 9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वो क्या बोलना चाहता है वहां पे कि भाई हम जो है ना एक ही चीज देंगे, सीधा 9 रुपए दो हमको एक साथ ऑन एप्लीकेशन 9 रुपए, और इसके अंदर प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है? 5 रुपए। तो फेस वैल्यू कितना है? 4 रुपए। यस, मतलब आपको जो स्टार्टिंग में फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन आ रहा है, एप्लीकेशन कितने का आ रहा है? 9 रुपीज। इसमें फेस वैल्यू का कितना हिस्सा है? तो आप बोलोगे सर 4, और प्रीमियम कितना है? 5, टोटल 9। और आपका जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, लास्ट कॉल, वो कितने का रहना चाहिए? 6 रुपए का, टोटल 15, और ये 6 पूरा फेस वैल्यू है। यस, ये पूरा फेस वैल्यू का हिस्सा है। इन शॉर्ट आपका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। क्लियर? मतलब आपके 4 रुपए आपका फेस वैल्यू था फर्स्ट में, और 6 रुपए आपका फेस वैल्यू था फर्स्ट कॉल में, और प्रीमियम था आपका एप्लीकेशन के साथ 5 रुपए। आगे वो क्या बोलना चाहता है? वो बोल रहे हैं आगे, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स। हमने कितना इशू किया? 75,000। वो कितना एप्लीकेशन आ रहा है? 3 लाख रुपए। तो कहने से मुझे पेमेंट मिला 3 लाख का टोटल। 3 लाख का उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा? 9 रुपए। यस, 9 रुपए दिया होगा, तो 3 लाख इंटू 9 आ गया होगा। आगे मैं अभी क्वेश्चन रीड करता हूं, मैंने पूरा एक सॉल्यूशन बनाया आप लोगों के लिए, वहां डिस्कस करेंगे। आगे वो क्या बोल रहा है? एप्लीकेशंस ऑफ 2 लाख वर रिफंडेड, वो रिजेक्टेड एंड मनी वाज रिफंडेड। तो सीधी बात है, 9 रुपए कलेक्ट किया तो 9 रुपए लौटाना पड़ेगा ना, जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा वापस देना पड़ेगा। 3 लाख में से 2 लाख अपने रिजेक्ट कर दिए, तो कितने आपके पास बच गए? तो आप बोले सर 1 लाख बच गया, लेकिन हम तो 75,000 देने वाले थे। तो कहने से दिस इज प्रोरेटा। यस, कितने को प्रोरेटा? ये 75,000 अलॉटेड थे और उन्होंने अप्लाई किया 1 लाख। मतलब कहने से द रेशियो इज 3:4। यस, 3:4 क्या रेशियो आया? अगर आप अलॉट करोगे 3, उसने अप्लाई कितना किया होगा? 4, मतलब आप 4 अप्लाई करो, आपको देंगे सिर्फ 3। यहाँ पे आंसर था 75,000 और 1 लाख का। 2 लाख का मैंने बीच में क्यों नहीं लाया? क्योंकि 2 लाख में ऑलरेडी रिफंड कर चुका हूँ। मतलब जो 1 लाख बच गया उनका यहाँ पे पेमेंट आया। अब मैं अगर आपको आगे पूछूं कि क्या इनका आगे हम रिफंड करने वाले हैं, तो हम बोलेंगे नहीं सर, रिफंड थोड़ी करते हैं हम तो एडजस्ट करते हैं ना आगे के कॉल्स में। यस, हम आगे के कॉल्स में एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट कितना करेंगे? तो कहने से ये 25,000 का अमाउंट, 25,000 का 9 रुपये हम आगे एडजस्ट करेंगे। सर 9 कहाँ से आया? स्टार्टिंग में 9 रुपये आया था ना आपके पास। यस, तो 9 रुपये पूरा हम आगे एडजस्ट करेंगे, हम रिफंड नहीं करेंगे उनको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे वो क्या बोल रहा है? द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, मतलब जो फर्स्ट कॉल था उन्होंने ड्यू किया। ओके, ड्यू कितना करते हैं? पूरा करते हैं। आगे द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज। नाउ द वर्ड इज अप्लाइड। अब उसने अप्लाई अगर 1500 किया होगा तो क्या हमने उसको पूरा अलॉट किया होगा? क्या नहीं,
हमारा रेशियो था 3:4 का। अगर आप अप्लाई करते हो 4 तो आपको देंगे 3, तो अगर आप अप्लाई करोगे 1500 तो आपको कितने दिए गए होंगे? तो आंसर इज 1125। मतलब आप फोरफिट कितना कर सकते हो? ओनली 1125, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या बोल रहा है? His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at a discount of 4. सर डिस्काउंट पे दे सकते हैं क्या? अरे हाँ, रीइशू इशू नहीं होता, रीइशू मतलब सेल। सेल हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं। जो भी नुकसान रहेगा वो कौन बेयर करेगा? फोरफीचर। और क्या ये सारे शेयर्स की बात कर रहा है? द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। क्या ये सारे शेयर्स इशू कर रहे हैं? यस। मतलब पूरा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर हो सकता है? यस। पार्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे रीइशू है। ओके, तो चलो एंट्री देखते हैं आगे क्या हुआ। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले पूरा वर्किंग बनाया। वर्किंग कैसे बनाया ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे लोगों ने कितना अप्लाई किया? आप बोलोगे सर 3 लाख शेयर्स। तो उन्होंने अब एप्लीकेशन पे दिया कितना था? 9 रुपये। यस। तो टोटल पैसा कितना आ गया? 27 लाख रुपए। ये होगी पहली बात। ओके, क्या आप 27 लाख अपने पास रखने वाले हो? नहीं, हम कुछ रिफंड करेंगे। रिफंड कितना करोगे? देखो, शेयर रिजेक्ट कितने किए? 2 लाख। अमाउंट रिफंड कितना कर पड़ेगा? पूरा 9 रुपीज़। तो अब अमाउंट कितना रिफंड करोगे? 18 लाख रुपए। रिफंड कब कैसे करते हैं? रिफंड की एंट्री क्या रहेगी? टू बैंक, क्रेडिट वोट गोज आउट, पैसा जा रहा है। ओके, हमने हमारे पास कितना पैसा रखा? 9 लाख रुपए। यस, हमने 9 लाख रुपए हमारे पास रखा। 27 लाख आए थे, 18 लाख वापस दे दिए, 9 लाख हमने हमारे पास रखा। अब उसको बांटना चाहिए। बांटेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड फॉर फर्दर कॉल्स। आगे कितना एडजस्ट करेंगे हमने ये देखा है। तो आगे कितना? एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ था? 27 लाख। रिफंड कितना किया? 18 लाख। बचा कितना? 9 लाख। जबकि हमने एक्चुअल में कितना पैसा लेना चाहिए था? अगर मैं एक्चुअल में 75,000 अलॉट करता, 75,000, तो मैं 75,000 के 9 रुपीज़ कितने लेता मैं? तो कहने से मैं सिर्फ 6,75,000 लेने वाला था आपसे। यस। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं रिफंड करने वाला हूँ क्या? नहीं, हम आगे एडजस्ट करेंगे। आगे कितना पैसा रिफंड एडजस्ट करेंगे? 2,25,000। ओके, ये आगे एडजस्ट करेंगे। फिर उन्होंने क्या बोला? हमने यहाँ निकाला कैलकुलेशन ऑफ प्रोरेटा। प्रोरेटा कैसे निकाला हमने? अप्लाई हुए थे 1 लाख शेयर्स, 2 लाख तो रिफंड हो गए ना। अलॉट कितना किया? 75। तो कहना से द आंसर इज 3:4। वो इस टू साइन नहीं आ गया, 3:4 आ गया। ठीक है, तो 3:4 मतलब आपका आंसर आ गया 3:4। ये हो गया प्रोरेटा रेशियो। ओके, अब मैंने स्पेशली पूरा कैलकुलेशन राज के हिसाब से किया है यहाँ पे। तो राज के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देखो क्या है। कैलकुलेशन ऑफ राज शेयर्स एंड कॉल्स इन अरियर्स। तो देखो शेयर्स अप्लाइड बाय हिम कितने थे? 1500। तो अलॉट कितने होंगे? तो यहाँ पे अलॉट कितने होंगे उसको? तो कहने से यहाँ पे 1500 इंटू 3/4 उसको अलॉट होंगे 1125 शेयर्स। आगे एप्लीकेशन में रिसीव्ड है, उसने जब अप्लाई किया था उसने कितने अप्लाई किया था? 1500। यस, 1500। तो 1500 पे उसने स्टार्टिंग कितना पैसा दिया था? 9 रुपए के हिसाब से। यस। जबकि उसने एक्चुअल में कितने के हिसाब से देना चाहिए था? 1125 के हिसाब से। यस। तो 1125 के हिसाब से आंसर आता है 10,125 देना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा पैसे हम उसको रिफंड करेंगे क्या? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? भाई तू ये पैसे हमारे पास रहने दे, आगे जब हम पैसे मांगेंगे तब नहीं देना तू। तो कितने पैसे रहने दे रहा है हमारे पास? वो कितने पैसे जमा है हमारे पास? 3375। तो हमने उसको क्या बोला कि ये तेरे पैसे हम आगे एडजस्ट करेंगे। ओके, फिर आगे मतलब कब? फाइनल कॉल कितने का था? 6 रुपए का। तो आप उससे कितना पैसा मांग सकते हो? 1500 पे मांग सकते हैं क्या? नहीं, हम तो सिर्फ 1125 पे मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अलॉट ही उतना किया ना, 1125। तो 1125 पे 6 रुपए मतलब देना उसने बनता कितना है? 6,750। अगर हम मांगने जाएं भी उससे कितने पैसे पूरे देगा क्या? वो बोलेगा नहीं सर मेरे पहले से जमा है। हम उसको क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, तेरे पहले के जमा माइनस करके बाकी पैसे तो दे। हाँ दे रहा है क्या? वो नहीं दे रहा है। तो मतलब अलॉटमेंट पे वो कितना पैसा नहीं दे रहा है आपको? 3375। यू कैन नॉट से कि सर 1125 इंटू 6 नहीं दे रहा है वो, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो इतना पैसा अगर वो शरीफ भी रहता, अगर वो पैसा देना भी चाहता तो वो नहीं देने वाला था पूरा। क्यों? स्टार्टिंग में उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया था ना हमको, बस ये स्टार्टिंग का पैसा हमको एडजस्ट करा था। तो चलो एक बार वर्किंग नोट्स पूरे आ गए हमारे। अब देखो कैलकुलेशन हमारे जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री क्या होती है? रिसिप्ट एप्लीकेशन आता है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मैंने एंट्री किया 27 लाख रुपए। 27 लाख कहाँ से आए? 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया था 9 रुपए पे करके। क्लियर? आगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होना चाहिए, उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड यूज किया। नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 27 लाख हम ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला हिस्सा मांगने कौन आता है? कैपिटल क्या बोलता है? जितने शेयर्स अलॉट करोगे उसकी फेस वैल्यू मुझे दो। जितने शेयर्स अलॉट करोगे उसकी फेस वैल्यू मुझे दो। फेस वैल्यू कितनी है? 4 रुपीज। एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाएगा? प्रीमियम में 5 रुपए। राइट? रिफंड कितना कर रहे हो आप? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए रिफंड। और आगे कितना एडजस्ट करने वाले हो? तो कहना है 2,25,000 ये हम वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं। मैंने यहाँ पे अब बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है और वर्किंग नोट में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 2,25,000 हम ये पैसा देने वाले नहीं है आपको, ये हम आगे एडजस्ट करेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू किससे करेंगे? सबसे करेंगे, राज को छोड़ देंगे? सबसे करेंगे। ड्यू हमेशा पूरा अमाउंट होता है, ये अमाउंट यहाँ से डिडक्ट नहीं करेंगे। ड्यू हमेशा पूरा होता है। पूरा मतलब कितना? 6 रुपीज़। यस, ड्यू करेंगे एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये हो गई ड्यू की एंट्री। क्या ये सॉरी ये 6 रुपीज़ है यहाँ पे,
क्या ये पूरा पूरा फेस वैल्यू? यस, पूरा फेस वैल्यू। तो हमने 4.5 लाख रुपए ड्यू किया। ओके, अगर सब लोग शरीफ रहते भी तो क्या 4.5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे आपको? द आंसर इज नो, क्योंकि 2.25 तो दे चुके थे ना वो आपको। तो अल्टीमेटली कितने पैसे मिलने वाले थे? 4.5 में से 2.25 तो ऑलरेडी मिल चुके हमको, और 2,25,000 मिलने वाले थे। यस, तो हम पैसे मांगने गए, दो भाई पैसे। तो एक बंदा ऐसे निकला जो पैसे नहीं दे रहा है। कौन था वो? मिस्टर राज। क्या राज के हमने पैसे निकाल लिए क्या ऑलरेडी? कितने पैसे नहीं दे रहा है वो? यस। तो कॉल्स इन अरियर्स में हमने बोल दिया 3375 नहीं दे रहा है। तो कितना पैसा दे रहा है वो दे रहा है 2,25,000। अब 225 में से 3375 अगर नहीं मिला तो कितना पैसा अल्टीमेटली मिल गया? तो कहना से दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। 4.5 लाख टोटल आपने ड्यू किया। 4.5 तो वैसे भी मिलने वाले नहीं थे आपको। क्यों नहीं मिलने वाले थे? 2.25 दे चुके हैं ना वो, तो बाकी कितने बचे? 2,25,000। 2.25 में से 3375 एक बंदा है राज नाम का, वो नहीं दे रहा है, तो उसको छोड़ के बाकी पैसे दे रहे हैं ना, तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। मतलब 2,21,625 तो आपको मिल रहा है। ओके, ले लो, आगे बात करते हैं। अब हमने क्या किया? उसको हमने वार्निंग दिया, उसने नहीं किया। हमने बोला भाई ठीक है भाई, तेरे शेयर फॉरफीचर। अब याद करो फॉरफीचर वाला कंसेप्ट, अगर प्रीमियम मिल गया तो रिवर्स करना है क्या? सो द आंसर इज नो। प्रीमियम क्या बोलता है? अगर एक बार मिल गया तो मैं रिवर्स नहीं होता हूं। प्रीमियम क्या बोलता है? एक बार मिल गया तो मैं रिवर्स होने वाला नहीं हूं, मतलब प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा। इसको क्या मान के चलेंगे? ये कभी प्रीमियम पे था क्या? नहीं, ये हमेशा पार पे ही था। चेक करो। तो शेयर कैपिटल कितने से ड्यू करेंगे हम? डेबिट कितने से करेंगे? कॉल्ड अप से 1125। फॉरफीचर की एंट्री क्या रहती है? शेयर कैपिटल कॉल्ड अप से टू शेयर फॉरफीचर जो मिला टू कॉल्स इन अरियर्स जो नहीं मिला। तो क्या मेरे पास नहीं मिला वाला अमाउंट है क्या कॉल्स इन अरियर्स का? यस। कितना नहीं मिला? 3375। कैपिटल कितना डेबिट किया हमने? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। प्रीमियम हमने डेबिट किया क्या? नहीं। क्यों? प्रीमियम एक बार मिल गया ना, वापस रिवर्स नहीं आता। क्या स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में प्रीमियम मिल गया था? हाँ, प्रीमियम एक बार मिल गया, वापस रिवर्स नहीं करना है। तो बाकी बचा हुआ बैलेंस कहाँ जाएगा? तो कहने से शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर डाल दो 7875। यस, तो हमने 7875 डाल दिया। अब हमने क्या किया? उसके बाद हमने रीइश्यू किया। रीइश्यू मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है? आप बोलोगे सर पैसा आ रहा है। पैसा कितना आ रहा है? डेबिट वर्ड कम्स इन 6 रुपये। लेकिन कैपिटल बोलता है मुझे तो मेरी फेस वैल्यू दो, तुम ज्यादा करो कम करो मुझे कुछ नहीं, मुझे मेरी फेस वैल्यू चाहिए। तो बैंक में कितना पैसा आया? 6 रुपीज़। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना गया? 10 रुपये। अल्टीमेटली कौन लॉस बेयर करेगा? शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर कितना लॉस बेयर करेगा? 4 रुपये। अब शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कितना था टोटल? 7875। टोटल बैलेंस कितना था? 7875। उसमें से आपने यूटिलाइज कितना कर लिया? 4,500। कितना बैलेंस बच गया? 7875 में से 4,500 चला गया, तो कितना बच गया? कहने से 3375। वेल द आंसर इज यस। तो 3375 आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की सिर्फ एक कंडीशन है थी। क्या कंडीशन थी वो? उसने रीइश्यू होना चाहिए। हो गया भाई रीइश्यू हो गया तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। हमने कर दिया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, आपका इक्विटी शेयर्स का। एक लास्ट 5 मार्क का आपका क्वेश्चन रह गया था, दैट वाज सब्सिडरी का। अगर आप सब्सिडरी के एडवांटेजेस देखोगे, ये एडवांटेजेस आप लोगों ने आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, तो मैंने मॉड्यूल के सेंटेंस यहाँ पे रिपीट किया है। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, आपका वर्कलोड कम हो जाता है। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, अगर आपको सिर्फ परचेज पता करना है तो वो जो परचेज बुक मैनेज कर रहा है सिर्फ उसको पूछो जाके। ओके, सेविंग ऑफ टाइम, आपको एक एक जर्नल का पन्ना पलटाना नहीं पड़ता है कि एक एक जर्नल एंट्री कहाँ पर हो रहा है। आप सीधा वो परचेज बुक निकालो, आप सीधा आपको सिर्फ परचेज की एंट्री मिलेगी। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड फैसिलिटी इन चेकिंग, आप क्रॉस चेक बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेजेस थे और ये आपके 5 मार्क थे। अगर आपने एज इट इज नहीं लिखा होगा, अगर आपने सब्सिडी बुक के बारे में एडजस्टमेंट्स इफेक्ट्स बराबर दिए होंगे, आपने बराबर से लिखा होगा, तो आपको 5 नहीं तो कम से कम 3, 3.5, 4 मिल जाते हैं अगर आपने सब्सिडी लिखा होगा। एंड आई होप सब्सिडी के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता था। काफ़ी स्टूडेंट्स के हमने बात की सब्सिडी के बारे में स्टूडेंट्स से, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ईजी था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ आ गया होगा अच्छे से। मैंने जितना हो सके मुझसे मैंने पूरा अच्छे से क्लियर करके दिया है आपको यहाँ पे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो जो नंबर मेंशन है यहाँ पे आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर हमारा ऐप HGPA ऐप आप डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा पूरा पीडीएफ। ठीक है, वेल आगे के पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। मैं अगेन बोलूँगा एक बार फिर से कि अभी रहने दो, ये बाद में करना। ठीक है, ये बाद में देखना, आपके पेपर्स के बाद आराम से बैठ के देखना आप कितना एवेल्युएट कर सकते हो आपको। वेल दैट्स इट फॉर टुडे, इसको यहाँ स्टॉप करते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।